आर्य विद्या परिषद पंजाब द्वारा आयोजित इस टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप, जिसका थीम रखा गया है शिक्षा से संस्कार, और जिसको आयोजित किया जा रहा है आर.के. आर्य कॉलेज नवांशहर द्वारा, उसमें आप सभी का स्वागत है। 4 दिन की इस वर्कशॉप में हमें अलग अलग महानुभावों के विचार सुनने को मिलेंगे। हमारे लिए अत्यंत गर्व और खुशी की बात है कि इस वर्कशॉप में हमारे साथ आर्य परिषद सभा पंजाब के प्रधान श्री सुदर्शन शर्मा जी, महामंत्री श्री प्रेम भारद्वाज जी, रजिस्ट्रार श्री अशोक पृथ्वी जी, आर्य कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के प्रधान श्री विनोद भारद्वाज जी, ये भी इनका भी मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें इस वर्कशॉप में मिलेगा। आज के संदर्भ के अंदर बहुत जरूरी था कि जो नए आयाम शिक्षा के माध्यम से बन रहे हैं और किस तरह से इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान और इस पोस्ट कोरोना समय में एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों तक कैसे पहुंचना पड़ेगा, कौन कौन से स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, कैसे इंटरनेट के माध्यम से, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको बच्चों के बीच में अपने विचारों को लेके जाना पड़ेगा। वो एक अलग विषय रहेगा, अपनी स्किल्स को डेवलपमेंट करने का, अपने कौशल को बढ़ाने का। परंतु जो चुनौतियां इससे पहले भी हमारे बीच में रहीं कि क्या हम विद्यार्थियों तक सिर्फ विषयों के संबंध में ही शिक्षा को ले जा पाएंगे, क्या हम विद्यार्थियों को बेहतर इंसान बनने के लिए कैसे प्रेरित कर पाएंगे ताकि एक सभ्य समाज और एक सुदृढ़ देश का निर्माण हो सके। इसलिए जरूरी है कि उस शिक्षा के साथ साथ अगर संस्कार भी हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचे। वो तभी संभव है अगर टीचर उसमें सक्षम होगा, अगर अध्यापक उसमें सक्षम होगा। इसलिए इस वर्कशॉप का जो हमने थीम रखा वो ये रखा है शिक्षा से संस्कार, और इस बात के लिए हमें हौसला अफजाई करने के लिए, इसमें हमें प्रेरित करने के लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का, आर्य विद्या परिषद पंजाब का, और इनके सहयोग से और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महानुभाव श्री विनय जी के सहयोग से इस वर्कशॉप का हम आयोजन करने में सक्षम हो सके हैं। और उम्मीद है कि इस वर्कशॉप के माध्यम से हमारे सभी जो शिक्षक हैं वो प्रेरित होंगे, उत्साहित होंगे, नई जानकारियां उनको मिलेंगी और जिससे वो अपने कौशल को भी विकसित करेंगे और शिक्षा के माध्यम से संस्कार हमारे विद्यार्थियों तक पहुंच सकेंगे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। हमें बड़ी खुशी है और हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में आर्य प्रतिनिधि सभा के पंजाब के प्रधान श्री सुदर्शन शर्मा जी हमें आशीर्वाद देने हेतु और हमारा मार्गदर्शन करने हेतु हमारे बीच में हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वो अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन दें। श्री सुदर्शन शर्मा जी, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब। सबसे पहले हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज निरंतर उन्नति के शिखर पर को छू रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। उस समय भी इस समाज निर्माण का उद्देश्य लोकहित, समाज कल्याण एवं परोपकार करना ही था। आज भी आर्य समाज अपने इन्हीं उद्देश्यों के चलते शिक्षा के क्षेत्र में बहुप्रचलित है। शिक्षा में विशेष रूप से नारी शिक्षा, नैतिक एवं संस्कारी शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य रहा है। इसी मंतव्य को लेकर आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा आर्य विद्या परिषद पंजाब के परम सहयोग से एक टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मूल विषय भी शिक्षा से संस्कार रखा गया है। मैं इस वर्कशॉप एवं इसके विषय को लेकर इस वर्कशॉप का आयोजन करने वाले हमारे आर्य शिक्षण संस्थान आर.के. आर्य कॉलेज नवांशहर के प्रधान श्री विनोद भारद्वाज जी एवं प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव डावर जी को सर्वप्रथम बधाई देता हूं, जिनके निर्देशन में ये 4 दिन का आयोजन होने जा रहा है।
जिसमें ईश्वर की संकल्पना, आधुनिक टीचिंग स्किल, स्ट्रेस एवं प्रबंधन, समय प्रबंधन, कर्मफल एवं सिद्धांत, आज का मानव और अंधविश्वास एवं शाकाहारी भोजन एवं उसकी आज के दौर में महत्ता जैसे महत्वपूर्ण विषय रखे गए हैं। इन विषयों को हमारे आर्य विद्वान डॉक्टर वरीश आचार्य, जो कि आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय एटा के प्रधानाचार्य हैं, डॉक्टर राकेश आर्य, जो कि वैदिक परंपराओं के प्रेरक वक्ता हैं, श्री विनय आर्य, जो कि एक कर्मठ आर्य समाजी होने के साथ साथ सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के उप मंत्री और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इनके अतिरिक्त बहन रेणुका ठुकराल, जो कि पिछले 25 सालों से टीचर ट्रेनिंग के कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। डाइटिशियन दीपिका ए भाटिया, जो कि देश की जानी मानी शाकाहारी भोजन की महत्ता बताने वाली डाइटिशियन हैं। इन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर हमारे शिक्षण संस्थाओं के प्राध्यापक एवं अन्य आर्य बंधुओं को अपने विचारों से जागृत करने का संकल्प लिया है। मैं अपने सभी सभा के मेरे सभी साथी भाइयों, श्री प्रेम भारद्वाज जी, महामंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, एवं श्री अशोक पृथ्वी जी, रजिस्ट्रार आर्य विद्या परिषद पंजाब, एवं अन्य सभी सहयोगियों का धन्यवाद करते हुए आपसे अनुमति लेता हूं। ओम शांति। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद है कि आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से जिस वर्कशॉप के माध्यम से जिस उद्देश्य की हम प्राप्ति करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने में हम अवश्य ही सफल होंगे। ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहेगी और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम इस वर्कशॉप का आरंभ करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुदर्शन शर्मा जी, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे प्रमुख वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर वगीश आचार्य जी। एक जानी मानी विश्व विख्यात हस्ती हैं। पीएचडी उन्होंने की गढ़वाल यूनिवर्सिटी से और उनके जो प्रमुख विषय रहे हैं, अभी उनकी जो विशेषताएं रही हैं, वो हालांकि पूरे वेदों और उपनिषदों और भारतीय परंपरा के साथ बहुत गहरा अध्ययन उनका जुड़ा हुआ है, लेकिन खास तौर पर भारतीय दर्शन में अंतर्निहित संपूर्णता, जीवन का सुख और दुख, ईश्वर का अस्तित्व, खास तौर पर विज्ञान और दर्शन के अनुसार इन विषयों के ऊपर उनको महारता हासिल है और वो पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति को फैलाने के लिए हमेशा से प्रयासरत रहते हैं। हमारे लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि उन्होंने अपना समय, कीमती समय हमारी इस वर्कशॉप के लिए निकाला। डॉक्टर वगीश आचार्य जी ने, यह हमारे लिए सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में हैं। और जैसे कि ईश्वर को याद किए बिना हम कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते, और ये भी एक हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज उनका जो पहला विषय जिसके ऊपर वो हमारे साथ बातचीत करेंगे वो भी इसी विषय के साथ जुड़ा हुआ होगा कि ईश्वर है क्या, ईश्वर का कंसेप्ट क्या है। हजारों सालों से मानव जाति इस विषय के ऊपर अध्ययन और चिंतन करती आई है। इस विषय के ऊपर अपनी बातचीत अलग अलग सत्रों में हमारे साथ करेंगे और विषय भी लेंगे। तो अब मैं ज्यादा समय न लेता हुए निवेदन करूंगा डॉक्टर वगीश आचार्य जी से कि वो कृपया अपनी बातचीत हम सब लोगों के साथ साझा करना शुरू करें। डॉक्टर वगीश आचार्य जी। आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान माननीय श्री सुदर्शन जी शर्मा, महामंत्री श्री प्रेम जी भारद्वाज, आर्य विद्या परिषद के रजिस्ट्रार सम्मान श्री अशोक पृथ्वी जी। सर आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट दी है, प्लीज एक बार देखिए। मैं अनम्यूट कर चुका हूं। हाँ, हो गया सर। अब जी नाउ इट इज ऑडिबल। जी सर प्लीज। जी। आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान माननीय श्री सुदर्शन जी शर्मा और महामंत्री श्री प्रेम जी भारद्वाज, आर्य विद्या परिषद पंजाब के रजिस्ट्रार सम्मान श्री अशोक जी पृथ्वी,
RK आर्य कॉलेज नवा शहर की मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट सम्मानित श्री विनोद जी भारद्वाज, प्रिंसिपल डॉक्टर SK डावर जी और इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर माननीय डॉक्टर विनय जी सोफट और पंजाब के अलग अलग शहरों से इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी अध्यापक अध्यापिका मित्रों, इस धरती पर जितने भी लोग हैं वो किसी एक सुप्रीम पावर में, किसी एक परम शक्ति में किसी न किसी रूप में विश्वास करते हैं। उनका प्रतिशत 90% तो जरूर है। जो 10% लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करना चाहते, किसी कारण से नहीं करते, वो भी ठीक से सोचें तो वो भी ईश्वर जैसी किसी चीज में विश्वास करते हुए पाएंगे। अगर ईश्वर को नहीं मानेंगे तो नेचर का नाम लेंगे या लॉ ऑफ नेचर कहेंगे, रूल्स ऑफ नेचर कहेंगे, ईश्वर की जगह किसी और चीज को प्रतिष्ठित करेंगे। क्योंकि इस संसार की रचना, स्थिति और निर्माण हमारे हाथों में नहीं है। हमारा खुद का जन्म हमारी इच्छा से नहीं हुआ। हमारे जन्म से पहले हमसे नहीं पूछा गया कि किस तरह के शरीर में जाना चाहते हो, कैसे माता पिता के यहाँ जन्म लेना है। अगर कोई कहे कि शायद पूछा गया हो, अभी याद नहीं है, तो ये बात भी गलत होती है। क्योंकि अगर पूछा गया होता, भले ही हमें याद ना हो, पूछा गया था, अगर ऐसी बात है तो अगर हमारी चॉइस मांगी गई होती तो हम सबसे बेस्ट मॉडल चुनते। पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस दुनिया के श्रेष्ठ, क्योंकि अगर ऑप्शंस होते हैं, विकल्प होते हैं, तो इंसान सबसे अच्छी चीज चुनता है। क्या हम में से कोई भी ये दावा कर सकता है कि हमने सबसे अच्छा शरीर चुना, सबसे अच्छे माता पिता, सबसे अच्छी परिस्थितियां हमें मिली हैं? किसी की किसी मामले में परिस्थिति अच्छी है, किसी की किसी मामले में अच्छी है। तो हमारा जन्म हमारी इच्छा से नहीं हुआ, हमारा इस शरीर से जाना भी हमारी इच्छा से नहीं होता। इस शरीर में आने और जाने के बीच में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारी इच्छा के विपरीत होती रहती हैं। तो या तो आप उन्हें संयोग कह लें। किसी को अच्छा शरीर मिला है, किसी को खराब शरीर मिला है, किसी को ताकतवर शरीर मिला है, किसी को कमजोर शरीर मिला है, किसी को शार्प ब्रेन के साथ जन्म मिला है, किसी को कम शार्प ब्रेन के साथ, कोई जन्म से ही मेंटली रिटार्डेड है। ये सब अंतर क्यों है? अगर आप इसका साइंस से आंसर पूछना चाहें तो साइंटिफिक आंसर ये होगा कि ऐसा सिर्फ इसलिए है कि उनके जीन अलग अलग थे। किसी की जेनेटिकल सर्कमस्टांसेस ऐसी थी कि कोई ज्यादा अच्छे शरीर में जन्मा है, कोई कम अच्छे शरीर में जन्मा है, किसी को शार्प ब्रेन मिला है, किसी को कम शार्प ब्रेन मिला है। इसका कारण तो जेनेटिकल है। इतना कहकर बात पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि प्रश्न अपनी जगह खड़ा रहता है कि ऐसा क्यों हुआ कि इसको अच्छे जीन में जन्म मिला, इसको खराब जीन में जन्म मिला, इसका कारण क्या है? तो जब आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो दो में से एक उत्तर होगा। या तो आप कहेंगे कि कोई परम शक्ति है, कोई ईश्वर है जिसने अलग अलग परिस्थितियों में उन जीवात्माओं के कर्म फल के अनुसार जन्म दिया है, या आप कहेंगे कि कुछ ईश्वर विश्वर नहीं है, केवल ये बाई चांस है, केवल ये चांस था कि कोई अच्छे जीन के साथ जन्म हुआ है, किसी का खराब जीन में जन्म हुआ है, ये सिर्फ बाई चांस है। जैसे ही आपने चांस कहा, चांस कहते ही आपने अपने से ऊपर कोई एक शक्ति को स्वीकार कर लिया कि इस जगत में कोई एक शक्ति है जिसके आगे मजबूर होकर किसी को खराब जीन में खराब शरीर के साथ जन्म लेना पड़ता है, किसी को अच्छे शरीर में अच्छे जीन के साथ जन्म मिल जाता है। कारण कुछ नहीं है, सिर्फ चांस है। तो चांस ही ईश्वर है, लेकिन वो बेवकूफ है, अन्यायी है। बिना कारण के किसी को सुंदर शरीर दे देता है, किसी को असुंदर शरीर दे देता है, किसी को कमजोर, किसी को ताकतवर, किसी को शार्प ब्रेन, किसी को कम शार्प ब्रेन, किसी को अच्छे माता पिता, किसी को खराब माता पिता, वगैरह वगैरह। तो आपके पास दो ही उत्तर रह जाते हैं, या तो कोई परम शक्ति ईश्वर जैसी, या उसकी जगह आपने चांस कह दिया। आप अपने को बहुत लॉजिकल बनाने की कोशिश करेंगे तो लॉ ऑफ नेचर कह देंगे या नेचर कह देंगे बस। लेकिन सवाल ये है कि ये सब जन्म की और सुख दुख की व्यवस्था ज्ञान पूर्वक हो रही है या अज्ञान पूर्वक हो रही है, निराधार बिना कारणों के हो रही है।
तो इस संसार में हम बाय चांस को अगर ढूंढने निकलें तो इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे कॉस्मोस में आप किसी भी एक घटना को, किसी भी एक इवेंट को, किसी भी एक मूवमेंट को आप बाय चांस नहीं कह सकते। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि इस दुनिया में लाखों में एक मौका नहीं है, लाखों में एक मौका नहीं है कि आप किसी भी घटना को बाय चांस कह सकें। हर घटना के पीछे इस जगत में कोई भी मूवमेंट होता है, कोई भी एक्शन होता है, कोई भी इवेंट होती है, कोई भी घटना होती है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस की एक चेन होती है। अचानक कुछ नहीं होता। अगर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मूव कर रहे हैं तो व्यवस्था में कर रहे हैं, पर्पजली कर रहे हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर कर रहे हैं। एक एटम के अंदर भी, दूसरे एटम के अंदर भी, अनकाउंटेबल एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, टॉप क्वार्क तक सबका मूवमेंट बड़ी व्यवस्था से, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ चल रहा है। जैसा एक एटम में वैसा ही दूसरे में, वैसा ही सारे एटम्स के अंदर है। एटम्स अलग अलग हैं, तो उनके अंदर कोई शक्ति है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को बड़ी व्यवस्था में चला रही है। और सवाल ये है कि इस जगत में जो भी नियम है, नियम हमेशा ज्ञान के साथ होते हैं। नियम किसी के ज्ञान में होते हैं, नियम अपने आप नहीं होते। इसलिए स्टीफन हॉकिंग यहाँ पर इस बात को मिस कर रहे हैं कि सब कुछ बस रूल्स के द्वारा चल रहा है, रूल्स ही रूल कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, रूल्स अनगिनत हैं। उन रूल्स के अंदर अंदर एक कोऑर्डिनेटेड रूल है जो उन सब सारे रूल्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो वो कोऑर्डिनेटर जो है उसमें ज्ञान होना चाहिए। इस दुनिया में आप ईश्वर को न मानना चाहें, आपकी मर्जी, लेकिन आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि इस दुनिया में ज्ञान का अस्तित्व है। नॉलेज एग्जिस्ट करती है कि नहीं? नॉलेज तो है ना। तो आप जो मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो एक तो हो रहा है ज्ञान जो आप जान रहे हैं, नॉलेज, और एक वो जो जान रहा है और जो ये भी महसूस कर रहा है कि ये जो बात कह रहे हैं मुझे ठीक नहीं लग रही, या जो ये कह रहे हैं मुझे ठीक लग रही है, या जो ये कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ज्ञान से अलग कोई चीज है जो ज्ञाता है, जो नॉलेज जिसका गुण है। जब तक नॉलेज का अस्तित्व है, कम से कम नॉलेज की एग्जिस्टेंस से तो आप इनकार नहीं कर सकते। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप इस पूरी नेचर में, जिसको आप नेचर कहते हैं, उस नेचर में आप एक भी तत्व ऐसा नहीं ढूंढ पाएंगे जिसमें नॉलेज हो। आप नेचर के बड़े से बड़े पदार्थ को तोड़िए और तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, तो कहीं भी आपको किसी भी स्टेज पर ऐसा कोई आधार नहीं मिलेगा जिसमें आपको लगे कि अब ये यहां पर नॉलेज है। नेचर की किसी चीज में आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। अलेक्सिस कैरल कहते हैं, जो कि नोबेल प्राइज जीतने वाले साइंटिस्ट थे, वो कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म से एक सेल वाला जीव बन जाता है, एक सेल वाला प्राणी। प्रोटोप्लाज्म में नॉलेज नहीं, एक सेल वाला प्राणी बना, फिर 2 सेल वाला प्राणी बना, बनते बनते विकास के क्रम में जीवन आगे बढ़ गया। उस पूरे विकास क्रम में हम अपनी सारी साइंस की लेबोरेटरीज का इस्तेमाल करके, अपनी सारी तकनीक इस्तेमाल करके ये नहीं जान सकेंगे, न जान पाए हैं, न जान सकते हैं कि नॉलेज कहां से क्रिएट हो जाती है, कौन से पॉइंट पर नॉलेज क्रिएट हो जाती है। नॉलेज कहीं बाहर से आती है, ये उस पदार्थ के अंदर ही उपज आती है। अगर उस पदार्थ के अंदर से ही उपजती है तो उस पदार्थ का जो बेसिक एलिमेंट है उसमें भी नॉलेज होनी चाहिए थी। नेचर में आपको कहीं नॉलेज नहीं, और नेचर में सारी चीजों का जो मूवमेंट है वो विद नॉलेज हो रहा है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा है। तो आपके पास 2 में से एक तरीका है, या तो आप ऑर्गेनाइजेशन को ही ऑर्गेनाइजर मान लीजिए, रूल्स को ही रूलर मान लीजिए, या आप ये मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक ऑर्गेनाइजर है, रूल्स हैं और कोई रूलर है जो कि इस संसार को रूल कर रहा है। कोई न कोई रूल जरूर कर रहा है, इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई आर्गू नहीं किया जा सकता। कोई न कोई रूलिंग करने की शक्ति है, क्योंकि हमारा जन्म हमारी इच्छा से नहीं हुआ, और इस पूरे जगत के जो भी कार्य हैं वो हम और आप रूल नहीं कर रहे। हम और आप इंसान, जो कि इस धरती के सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं, वो भी मिलकर इससे रूल नहीं कर सकते। इस यूनिवर्स के किसी एक रूल को हम सब मिलकर चेंज नहीं कर सकते।
और रूल्स हमेशा नॉलेज रखने वाली पावर के अंदर होते हैं। तो इस सारे जगत में सब कुछ विद ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी व्यवस्था के साथ है, और सब कुछ और एक बड़े विशाल ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रहा है। तो जो इस जगत का कोऑर्डिनेटर है, जो इस जगत का ऑर्गेनाइजर है, उसे हम ईश्वर कहते हैं। तो आप ना मानना चाहें तो अपने से ऊपर चांस मानिए, नेचर मानिए, लॉ ऑफ नेचर मानिए, कुछ मानिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ऐसा कहने से आपका सिर्फ ईश्वर का स्वरूप बदल जाता है, परिस्थिति नहीं बदलती। डॉक्टर राधा कृष्णन ने, जो कि हमारे देश के बड़े दार्शनिक थे और राष्ट्रपति रहे, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि दुनिया में कभी भी कोई व्यक्ति जब ईश्वर का विरोध करता है या धर्म का विरोध करता है कि ईश्वर नहीं है, धर्म नहीं है या ये बेकार है, तब ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति ईश्वर या धर्म का विरोध नहीं कर सकता। जब भी कोई व्यक्ति ईश्वर या धर्म का विरोध कर रहा हो तो समझ लेना कि वो ईश्वर या धर्म का विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि ईश्वर और धर्म के नाम पर जो धारणाएं प्रचलित हैं उनका विरोध कर रहा है। तो ईश्वर और धर्म के नाम पर जो अलग अलग तरह की धारणाएं, मान्यताएं, विश्वास प्रचलित कर दिए गए हैं, उनमें से बहुत से जब तर्क विरुद्ध दिखते हैं, इलॉजिकल दिखते हैं, बेवकूफी से भरे हुए दिखते हैं, अंधविश्वासों से भरे हुए दिखते हैं, तब एक बुद्धिमान व्यक्ति धर्म और ईश्वर का विरोध करने लग जाता है। कहता है कुछ ना, ईश्वर ये बकवास है। जो ईश्वर ऐसा है तो वो ऐसा ईश्वर मानने लायक नहीं, ऐसी धारणा मन में उपस्थित है। लेकिन वो ईश्वर की सत्य धारणाओं का विरोध नहीं है, ईश्वर की मूर्खतापूर्ण धारणाओं का विरोध। तो ईश्वर के नाम पर इस जगत में इतने आपस में मतभेद हैं। अगर मतभेद हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। मतभेद होता है, मतभेद विचार से उत्पन्न होता है। अगर आप विचार करते हैं तो मतभेद होगा, लेकिन आप ठीक से विचार करते हैं, बिना प्रेजुडिस हुए अगर विचार करते हैं तो फिर मतभेद दूर होते हैं और सत्य तक पहुंचा जाता है। बिना विचार किए आप सत्य का रास्ता ही कैसे खोलेंगे? इसलिए मतभेदों के बीच विचार के द्वारा रास्ता निकलेगा। लेकिन अगर आप किसी मान्यता को जबरदस्ती सत्य मानकर पकड़ कर बैठ गए, बिना सोचे समझे, बिना लॉजिक, बिना आर्गू किए, बिना प्रेजुडिस हुए आर्गू करना पड़ता है, बिना पूर्वाग्रह के सोचना पड़ता है, तब आप सत्य तक पहुंचने के मार्ग पर चलते हैं। इस दुनिया में धर्म और ईश्वर के नाम पर इतना विरोध है, विरोध न कहिए, इतनी आपस में दुश्मनी है कि पिछले 2000 साल के इतिहास पर अगर आप एक नजर डालें तो आप पाएंगे कि पिछले 2000 साल के इतिहास में अलग अलग देशों में जो युद्ध हुए हैं, अलग अलग राष्ट्रों में जो युद्ध हुए हैं, वो सीमाओं के झगड़े के कारण हुए कि यहां तक हमारी सीमा है, यहां तक हमारी सीमा है। इन झगड़ों के कारण यह एक बड़ा देश ताकतवर होकर अन्याय से दूसरे देश पर कब्जा कर लेना चाहता है। इस वजह से देशों के बीच झगड़े हुए हैं। लेकिन इससे इतने झगड़े राष्ट्र की सीमाओं की वजह से नहीं हुए, जिससे ज्यादा झगड़े धार्मिक मान्यताओं के विवाद के कारण हुए। धार्मिक विचारधाराओं के टकराव के कारण होने वाले युद्ध ज्यादा हुए हैं, राष्ट्रों की सीमाओं के कारण झगड़े कम। 400 साल तक, पूरे 400 साल तक ईसाइयों और मुसलमानों के बीच युद्ध जारी रहा, लगातार एक भी दिन युद्ध नहीं रुका, और उसको क्रूसेड का नाम दिया गया, यानी धर्म युद्ध, धर्म के कारण लड़ा जाने वाला युद्ध। कभी मुस्लिम सेनाएं ईसाई सेनाओं को पीछे धकेलती हुई स्पेन तक जा पहुंचती थी, कभी ईसाई सेनाएं मुस्लिम सेनाओं को पीछे धकेलती हुई तुर्की तक आ जाती थी। ये खींचतान 400 साल तक चलती रही और एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन ये धरती खून से न नहाई। ये युद्ध धर्म के कारण नहीं था। जितने भी युद्ध धर्म के कारण कहे जाते हैं वो धर्म के कारण नहीं हुए, धर्म के नाम पर हुए हैं, ईश्वर के नाम पर हुए हैं, ईश्वर का नाम लेकर हुए हैं, ये कहकर हुए हैं कि हम ईश्वर के लिए लड़ रहे हैं, जबकि अंदर अंदर अहंकार था या स्वार्थ था। कहीं भी छोटा या बड़ा युद्ध होगा, कारण दो ही होंगे, या तो स्वार्थों का टकराव या अहंकारों का टकराव। धर्म जब एक समुदाय का रूप लेता है, एक तरह के ईश्वर की धारणाओं को मानने वाले लोग अपना एक गुट बनाते हैं, अपना एक सेक्ट, अपना एक समुदाय बनाते हैं,
और फिर उस सामुदायिक अहंकार से अपनी जकड़न पैदा कर लेते हैं। फिर अहंकार एक तो होता है एक इंडिविजुअल अहंकार, मेरा अहंकार, आपका अहंकार, सबका अहंकार है, सबकी ईगो है। लेकिन एक अहंकार जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो है कलेक्टिव ईगो, सामूहिक अहंकार। जैसे एक हिंदू का अहंकार हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ अहंकार है और एक उसका इंडिविजुअल अहंकार है। उसको निजी तौर पर गाली दीजिए, बुरा मानेगा, लेकिन पूरे हिंदू समाज को गाली दीजिए, जो भी हिंदू समाज के साथ अपना लगाव महसूस करते हैं वो बुरा मानेंगे। आप इस्लाम पर चोट कीजिए, इस्लाम की मान्यताओं की आलोचना कीजिए तो हर मुसलमान को बुरा लगेगा, क्योंकि उसने अपने को उस सामूहिक अहंकार के साथ जकड़ लिया है। तो फिर धर्म और ईश्वर सामुदायिक अहंकार का रूप ले लेते हैं और फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो सोचने की बात यह है कि इस जगत में जो भी वो ऑर्गेनाइजर है, जो भी वो परम शक्ति है, वो ईश्वर 2 होने चाहिए कि 3 कि 10 कि 20 कि 50 कि 1000, कितने होने चाहिए? जो समय पर सूर्य, पृथ्वी, चंद्र, नक्षत्र सबको गति में बांधे हुए हैं, सारे ये प्लैनेट्स अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, इन सब की जो व्यवस्था अपने हाथों में संभाले हुए वो 2 हैं कि 4 हैं कि 10-20 हैं, जो हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की मूवमेंट संभाले हुए, जो हम सब के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रख रहा है, कर्मफल दे रहा है, इस पूरे यूनिवर्स को बनाकर जो संभाले हुए है और हर समय इस जगत में रचना, निर्माण और विनाश साथ साथ चल रहे हैं। फूल खिलते हैं, मुरझाते हैं, फिर झड़ जाते हैं, फिर बीज बोए जाते हैं, फिर फूल उगते हैं। ये सारा जो रिसाइकलिंग है जो इस जगत में चल रही है, ये निरंतर चल रही है और निर्माण, स्थिति, विनाश, ये तीनों का क्रम लगातार चल रहा है। जो इस सारे व्यवस्था को संभाले हुए है वो 1 होने चाहिए कि 2 या 10-20। तो इस जगत में हर बुद्धिमान व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धार्मिक समुदाय में विश्वास रखता हो, ईश्वर के किसी भी नाम को पुकारता हो, अगर उससे पूछें तो ईमानदारी से उसका उत्तर यही होगा कि ईश्वर जो भी है एक है, भगवान जो भी है एक है, 2 तो नहीं हो सकते। ये बात बिल्कुल सामान्य बुद्धि से समझ में आती है कि ईश्वर 2 नहीं हो सकते, तो ईश्वर एक है। तो फिर ये ईश्वर के नाम पर झगड़े क्यों हैं? क्योंकि हमने ईश्वर का नाम अलग अलग रख दिया अपनी मर्जी से, ईश्वर की प्रार्थना करने के तरीके सोच लिए अपनी मर्जी से, और उसके बाद हम ईश्वर के नाम को लेकर, ईश्वर की प्रार्थना करने की पद्धति को लेकर के आपस में झगड़े। कितनी मूर्खता की बात है। आज का मनुष्य जो अपने को पिछले मनुष्यों की बजाय, पिछली पीढ़ी के मनुष्यों की बजाय ज्यादा बुद्धिमान समझता है, वो इंसान इतनी बड़ी बेवकूफी कर रहा है। जो सामान्य बुद्धि से समझ में आ जाती है बात, उसमें उन्होंने झगड़े बनाए हुए। तो जरा सोचिए, किसी मुसलमान से पूछो कि आप किस लिए परेशान हैं अल्लाह के नाम को लेकर, और उसको याद करने की, उसकी इबादत करने की पद्धति को लेकर। सोचिए, अगर अल्लाह है तो अल्लाह क्या सिर्फ मुसलमानों का है? किसी भी मुसलमान से पूछिए, थोड़ा अकल खोल कर सोचे कि क्या अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का है? अगर सिर्फ मुसलमानों का ही तरफदार है अल्लाह, तब फिर वो ऐसा क्यों करता है? वो हिंदुओं को सांस ही न लेने दे, अपनी बनाई हवा में सांस क्यों लेने देता है? कोई हिंदू नहीं बचेगा, काम खत्म, तुम काफिर काफिर कहकर परेशान हो। अल्लाह ही ये काम कर देना कि अपनी बनाई हवा में उन्हें सांस ही क्यों लेने देता है, अपने बनाए सूरज की रोशनी में क्यों देखने देता है, उसने जन्म ही क्यों होने दिया किसी हिंदू माता पिता के घर? जरा सोचिए, किसी हिंदू परिवार में अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है कि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हो रहा है? अगर अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, तब तुम कौन होते हो उसको अल्लाह की मर्जी के खिलाफ चलाने वाले? वो अल्लाह की मर्जी से हिंदू पैदा हुआ है, फिर तुम क्यों परेशान हो? और अगर अल्लाह की मर्जी के खिलाफ किसी हिंदू माता पिता के यहाँ बच्चे का जन्म हो गया, तो फिर वो कैसा अल्लाह है जिसकी मर्जी के खिलाफ जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है? तब फिर अल्लाह सिर्फ तुम्हारा ही है तो केवल मुसलमानों की जन्म मृत्यु उसके अधिकार में है, बाकी को कोई और चला रहा है, बाकी को भगवान चला रहा है, तुम्हारे उसको अल्लाह चला रहा है। कोई बेवकूफ से बेवकूफ मुसलमान इस बात को नहीं मानेगा। अल्लाह तो एक है,
सारा कुछ उसके कंट्रोल में है, तब फिर वो हिंदुओं के साथ क्यों अपना हवा पानी सूरज की रोशनी दे रहा है, ईसाइयों के साथ क्यों होने दे रहा है? ना होने दे। और अगर भगवान सिर्फ हिंदुओं का है तो मुसलमानों के यहाँ बच्चे ही ना पैदा होने दे, उनको सांस ही ना लेने दे, सूरज की रोशनी ना लेने दे। ये सब तो ईश्वर के बनाए हुए हैं। ईसाइयों से भी पूछो कि क्या गॉड सिर्फ तुम्हारा ही है? तो इतनी सी बात तो एक बच्चे को भी समझ में आ जाएगी कि जो भी वो परम शक्ति है सबके साथ न्याय कर रही है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार कर रही है। झगड़े तुमने पैदा किए हैं, अपनी मनमर्जी से तुमने नाम रख लिए, प्रार्थना की पद्धति बना ली, और उसके बाद कहते हो कि हमारा ईश्वर और तुम्हारा ईश्वर, और इसके बाद आप झगड़े शुरू करते हो, एक दूसरे का खून बहाना शुरू करते हो। तो अक्ल कहां चली गई है? थोड़ा तो सोचिए। तो इस संसार में ईश्वर एक है, ये बात माननी होगी। हिंदू समाज में एक और कठिनाई है। अगर आप किसी हिंदू से पूछिए भगवान कितने, तो उसका तुरंत उत्तर होगा कि भगवान तो एक है। हिंदू समाज में बहुत सारे सेक्ट हैं। शिव को मानने वाले हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, वैष्णव हैं, और नानक पंथी, दादू पंथी, कबीर पंथी, बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग तरह के विश्वासों से चलते हैं। फिर नए नए देवी देवता बन जाते हैं और उनके अनुयायी हो जाते हैं, तो अलग अलग छोटे छोटे सेक्ट बन जाते हैं, कहते सब अपने को हिंदू। किसी भी हिंदू से पूछिए कि भगवान कितने, तुरंत जवाब देगा भगवान तो एक है। जैसे ही वो मंदिर में प्रवेश करता है वैसे ही उसका कॉन्सेप्ट बदल जाता है। फिर उसके कॉन्सेप्ट में ये भावना आ जाती है कि ये भी भगवान है, ये राम अलग भगवान है, श्री कृष्ण अलग भगवान है, दुर्गा अलग भगवती हैं, और ये अलग देवता हैं, ये अलग भगवान। सबसे प्रार्थना कर लो, शायद ये हमारी प्रार्थना जल्दी सुन ले, शायद ये जल्दी सुन ले। तो ऐसा सोच के विभिन्न देवी देवताओं को प्रणाम करता है, और वहां पर उसका कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन में आ जाता है कि पता नहीं इनमें से कौन ज्यादा शक्तिशाली देवता है जो मेरी प्रार्थना सुन लेगा। वैसे बुद्धि से जब सोचता है तब उसका उत्तर एक ही होता है कि भगवान एक है, लेकिन वहां जाकर वो देवी देवताओं को पर्सोनिफाइड कर देता है, अलग अलग व्यक्ति मान लेता है। यहाँ पर आपको हिंदू समाज का जो आधार है, हिंदू समाज की जो बेस है, वो वेद है। वेद हैं, वेदों की व्याख्या करने वाले ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं, फिर उपनिषद हैं, फिर दार्शनिक ग्रंथ हैं। उनका आधार बनाकर देखना चाहिए कि हिंदू समाज की मान्यता का ओरिजिन क्या है, उसकी जो ओरिजिनल मान्यता है ईश्वर के बारे में वो क्या है। तो समझना होगा आपको। सीधा वेद का मंत्र आपसे उद्धृत करता हूं। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु रथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वानमाहु। वो परम शक्ति एक है, वो सत्ता एक है जो इस पूरे संसार को नियंत्रण कर रही है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। लेकिन उस एक सत्ता को विप्र लोग, विद्वान लोग बहुत नामों से पुकारते हैं, बहुत तरह से उसका वर्णन करते हैं, क्योंकि उसके कार्य, उसके गुण, उसकी शक्तियां अनंत हैं, अनकाउंटेबल हैं। इसलिए उन गुणों के आधार पर उसके नाम अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए उस परमेश्वर का नाम ब्रह्म है क्योंकि वो बृहत है, सबसे बड़ा। उसका नाम शिव है क्योंकि वो कल्याण करता है। उसका नाम रुद्र है क्योंकि वो रुलाता भी है। लेकिन जब वो रुलाता है तब उसके दिए हुए आंसुओं के पीछे भी कोई न कोई कल्याण छिपा हुआ होता है। इसलिए वो एक साथ रुद्र भी है, शिव भी है, वो विष्णु है। वे वेष्टि व्याप्नोति चराचरम जगत स विष्णु। इस सारे संसार में हर जगह मौजूद है, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह व्यापक है, इसलिए उसका नाम विष्णु है। अगर वो सब जगह मौजूद न हो तो इस संसार की व्यवस्था नहीं चला सकता। इसलिए उसका नाम विष्णु है। वो यम है क्योंकि हमारे सुख दुख जन्म मृत्यु का नियमन करता है, इसलिए उसका एक नाम यम है। वो इंद्र है क्योंकि सारा ऐश्वर्य उसके अधीन है। वो ईश्वर है क्योंकि ऐश्वर्य वाला है, दोनों का एक ही मीनिंग है। परमेश्वर है क्योंकि ऐश्वर्य की पराकाष्ठा उसके अंदर है, उससे भगवान भी कहेंगे, उसका भी यही मतलब है। भग यानी ऐश्वर्य, ऐश्वर्य जिसका है, ऐश्वर्य वाला, ऐश्वर्यशाली। इस तरह परमेश्वर को अलग अलग नामों से उसके विभिन्न गुण और शक्तियों के आधार पर बुलाया जाएगा। और जब आप जैसी प्रार्थना लेकर परमेश्वर की शरण में होंगे और उससे अपनी प्रार्थना करेंगे, तब उसको वैसे नाम से पुकारिए। आपने अपना नया मकान बनाया, नई दुकान बनाई, नया स्कूल बनाया, नया कुछ किया आपने। अब जो आपका नया कंस्ट्रक्शन या क्रिएशन है, रचा आपने है, लेकिन उसका रॉ मटेरियल आपने भगवान के बनाए हुए संसार से लिया था। मकान बनाया, ईंटें बनाई, ईंटें
बनाने के लिए मिट्टी ईश्वर के लिए, पत्थर लिए ईश्वर के लिए, लोहा ईश्वर से लिया, सीमेंट बनाया, सीमेंट का रॉ मटेरियल आपने नेचर से लिया, ईश्वर से लिया, और उसको मिला जुला के आपने सीमेंट बना लिया और अपना मकान तैयार किया। किसी भी बनी हुई या बनाई हुई चीज को वस्तु कहते हैं। वस्तु जो भी क्रिएटेड या कंस्ट्रक्टेड थिंग है वो वस्तु कहलाएगी संस्कृत में, वस्तु या वास्तु। अब जब आप एक वास्तु के अधिपति हुए हो, एक मकान के स्वामी हुए हो, तब परमेश्वर जो कि इस पूरे जगत का रचनाकार है, परम वास्तुकार है, उसका स्मरण कर लें, उसको धन्यवाद दे लें। तो उस समय परमेश्वर को आप वास्तुपति नाम से स्मरण करें। जब आप धन ऐश्वर्य के लिए प्रार्थना कर रहे हो तब लक्ष्मी नाम से पुकारिए। विद्या की प्राप्ति करने के लिए आप ईश्वर को याद कर रहे हो, सरस्वती नाम से पुकारिए। तो इस तरह से उसके नाम चेंज हो जाएंगे। उन नाम और गुणों के आधार पर आम जनता को, जनमानस को समझाने के लिए कुछ विद्वानों ने पुराणों में उसके रूप कल्पित किए। जैसे लक्ष्मी का एक रूप कल्पित किया, विष्णु का एक रूप कल्पना से बनाया, शिव का एक रूप कल्पना से बनाया। वो उसके गुण और शक्तियों को समझाने के लिए है, लेकिन उसको आप अलग अलग पर्सन समझ लेते हो, यहां से गलती शुरू होती है। देवी देवता अलग अलग नहीं है, ईश्वर के ही विभिन्न गुण और शक्तियों को बताने के लिए उनका स्वरूप कल्पित किया गया है। इन देवी देवताओं को पर्सोनिफाइड करके और इनको अलग अलग समझने के कारण हिंदू समाज का इतना नुकसान हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको इतिहास में झांकना पड़ेगा। विष्णु को मानने वाले वैष्णव और शिव को मानने वाले शैव। अब शिव और विष्णु तो एक ही है। इस संसार में जो व्यापक शक्ति है वो विष्णु है और जो कल्याण करने वाली शक्ति है वो शिव है। तो परमेश्वर के ही नाम है, लेकिन शिव और विष्णु को अलग अलग मानकर उनकी पूजा प्रार्थना करने के आधार पर वैष्णव और शैवों में इतना वैर विरोध रहा है जितना आज हिंदू मुसलमान में शायद न हो। आपस में शादियां अभी तक नहीं होती। आपको पता है बख्तियार खिलजी एक विदेशी हमलावर जिसने बंगाल पर कब्जा किया, खून की एक बूंद बहाए बिना। कारण क्या था? उधर से कोई भी सेना, कोई भी क्यों नहीं लड़ा, बिना लड़े उसको बंगाल पर विजय प्राप्त हुई। क्योंकि वहां का राजा वैष्णव था, पहले शैव था। शैव राजा मर गया, उसके कोई संतान नहीं थी, तो उसका भतीजा जो वैष्णव मत को मानता था उसको राजा बना दिया गया। तो वैष्णव राजा था और सेनापति शैव था। तो जब बख्तियार खिलजी के हमले की सूचना मिली कि वो चला आ रहा है अपने सैनिकों के साथ, तो वैष्णव राजा ने सोचा कि सेनापति शैव है, ये मेरा साथ नहीं देगा। वो अपनी रानियों को लेकर जंगलों में भाग गया और सेना में विद्रोह हो गया। कोई नहीं लड़ा और खून की एक बूंद बहाए बिना बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर कब्जा किया। ये कहानी नहीं है, इतिहास है। इस देश की धरती ने ये दिन झेले, देखे। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वो शिव और विष्णु को अलग अलग मान रहे थे, जबकि वो भूल गए थे अपनी पुरानी शिक्षाओं को, वेद के मंत्र को। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वानुमाहु। वो परम शक्ति एक है। विद्वान लोग उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। आज का मनुष्य ईश्वर के नाम और प्रार्थना की पद्धतियों के आधार पर तो इतना दूर दूर जा चुका है, उसके अंदर ऊंची ऊंची दीवारें पैदा हो गई और एक दूसरे के ईश्वर को खंडित करने के लिए, एक दूसरे के ईश्वर का विरोध करने के लिए अपने अपने ईश्वर बना लिए और एक दूसरे के ईश्वर, उसकी प्रार्थना पद्धतियों का विरोध करते हुए आज का मनुष्य शत्रु बना बैठा है। और इस समय आप देख रहे हैं धरती दो हिस्सों में बटी हुई है। जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली विचारधाराएं हैं वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की हैं, उसके बाद कम्युनिज्म और बुद्धिज्म है और उसके बाद हिंदू है। इनमें से जो दो बड़ी कम्युनिटी है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, कभी तीसरा विश्व युद्ध होगा तो उन दोनों के बीच होगा। सैमुअल हंटिंगटन इस बात की घोषणा करते हैं, उनकी किताब पढ़िए द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। उसमें वो स्थापित करते हैं कि जब तक इस धरती पर बौद्ध और हिंदू बचे हुए हैं तब तक ईसाई और मुसलमानों का सीधा टकराव रुका हुआ है। जैसे ही, और ये कोशिश में लगे हुए हैं, जैसे ही ये सारी धरती को इस्लाम या क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद इनका सीधा टकराव शुरू होगा। क्योंकि अभी ये कम्युनिटी बौद्ध और हिंदू एक बफर कम्युनिटी की तरह काम कर रही हैं और जब ये मिट जाएंगी तब इन दोनों का सीधा टकराव शुरू होगा और फिर तीसरे विश्व युद्ध को टाला नहीं जा सकता और तीसरे विश्व युद्ध होने के बाद मनुष्यता का अस्तित्व संभव नहीं है। इसलिए आज सबसे बड़ी जरूरत है कि इस बात को समझा जाए और समझाया जाए कि ईश्वर एक है। उसका नाम, उसकी प्रार्थना पद्धतियां आप अलग अलग सोच सकते हो, लेकिन उसके नाम पर आपस में झगड़े मत करो। कहीं पर मैंने एक दिलचस्प कहानी पढ़ी थी
उसे आपको सुनाते हुए मैं अपनी बात समाप्ति की ओर ले चलूं। किसी स्कूल में 2 बच्चे पढ़ते थे, दोनों पढ़ने से कतराते थे, उनको पढ़ना बहुत बुरा लगता था। तो अक्सर वो स्कूल से क्लास बंक कर देते थे और जाके सिनेमा हॉल में घुस जाते थे या इधर उधर गपशप करते थे। उन दोनों की बात है जब मोबाइल नहीं था। अभी तो बहुत से शैतान बच्चे क्लास में भी मोबाइल पर अपना एंटरटेनमेंट करते रहते हैं, नहीं पढ़ते। आप जबरदस्ती तो पढ़ा नहीं सकते किसी को, कोशिश कर सकते हो, लेकिन माहौल भी उनका ऐसा था कि वो पढ़ने में बिल्कुल दिल नहीं लगाते थे। तो जब वो क्लास छोड़कर चले जाते थे स्कूल से या स्कूल आते ही नहीं थे तो शिकायत घर पहुंचती थी। ये उन दिनों की बात है जब स्कूल में अध्यापकों को पनिशमेंट देने का अधिकार मिला हुआ था। वो डांट सकते थे, पिटाई कर सकते थे, पनिश कर सकते थे। अभी तो माता पिता के हाथ में भी बहुत कम रह गया है। और सोनिया गांधी जब सत्ता में थी तो वो तो उनकी जो सलाहकार समिति थी वो एक कानून लाई थी कि बच्चों को विदेशों की तरह अब्यूज करने पर दंड हो जाए माता पिता को। किसी कारण ये प्रावधान बन नहीं सका। खैर छोड़िए। तो शिकायत पहुंचती थी तो माता पिता बच्चों की पिटाई करते थे। तो कम से कम 3 दिन में एक बार तो उनकी कस के पिटाई हो जाती थी कि तुम स्कूल नहीं गए, पढ़ते नहीं हो वगैरह। तो एक दिन वो दोनों दोस्त थे बच्चे, वो आपस में मिले, उनकी पिटाई हुई थी, पिट करके वो स्कूल आए थे। तो स्कूल में छुट्टी के बाद जब वो मिले तो अपना अपना दुख दोनों ने सुनाया कि हमको भी मारा पापा ने। उसने कहा कि मेरे को भी मारा और खूब मारा, देखो निशान पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा करते हैं, मम्मी पापा का और टीचर्स का जुल्म कब तक झेलेंगे, और ये बकवास पढ़ाई, इसको पढ़ के क्या होना है, इसलिए अपना शहर छोड़ के भाग ले जाते, तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। कोई हम पर पढ़ाने के लिए जोर नहीं डालेगा और हम जो मर्जी आएगी वो करेंगे। तो दोनों ने तय कर लिया हाँ भाग जाते। तो प्लान बन गया, लेकिन फिर एक बच्चे ने संदेह प्रकट किया कि यार एक बात है, भाग तो चलेंगे लेकिन हमारे माँ बाप के हाथ बड़े लंबे, बड़े ताकतवर हैं, बड़ी पहुंच है, अप्रोच है उनकी। हम स्टेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे या अगले स्टेशन तक पहुंच जाएंगे कि पकड़ लिए जाएंगे और फिर बहुत धुनाई होगी, फिर बहुत पिटाई होगी और कोई नहीं बचा पाएगा, मम्मी भी नहीं बचा पाएगी। तो फिर पहला दोस्त बोला कि चलो ऐसा करते हैं, अब की बार तय कर लेते हैं कि अब की बार अगर हमारे बाप ने हम पर हाथ उठाया तो हम भी उनका सिर तोड़ दें। तो पहला बच्चा जरा धर्म भीरू था, उसके मन में संस्कार थे कि नहीं माता पिता बड़े हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उन्होंने जन्म दिया है, पाला पोसा है, उनका उपकार है। तो सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। तो ये बात तो गलत है, ऐसा नहीं करेंगे। सब धर्म ग्रंथ कहते हैं कि माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए और तू कह रहा है कि बाप का सिर तोड़ दो, तो ये तो नहीं हो सकता, ये मैं नहीं करूंगा। तो पहला वाला दोस्त कुछ सोचता रहा, फिर बोला अच्छा चल देख बात बन जाएगी। सब धर्म ग्रंथों में यही कहा गया है ना कि अपने अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। तो फिर ऐसा करेंगे कि अब की हमारे माँ बाप ने हम पर हाथ उठाया तो मैं तेरे बाप का सिर तोड़ दूंगा, तू मेरे बाप का सिर तोड़ देना। धर्म ग्रंथों की आज्ञा भी रह जाएगी और अपना काम भी पूरा हो जाएगा। तो जरा सोचिए, आज का मनुष्य उन्हीं नादान बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। सब एक दूसरे के ईश्वर का सिर तोड़ने में लगे हैं। तेरा ईश्वर गलत, तेरा ईश्वर गलत, नहीं ऐसे नहीं, ईश्वर ऐसा, ईश्वर की प्रार्थना यूं यूं। प्रार्थना भी कैसे 2-3 हो सकती है? आप अपने मन से तरीके अलग अलग गढ़ सकते हो, लेकिन जब भी आप प्रार्थना करना चाहोगे, प्रार्थना का तरीका एक होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक हिंदू छात्र है, एक मुस्लिम है, एक ईसाई है। तीनों स्टूडेंट फिजिक्स में एमएससी कर रहे हैं। आप बताइए, फिजिक्स पढ़ने का तरीका तीनों का अलग अलग होगा? एक हिंदू स्टाइल, एक मुस्लिम स्टाइल, एक क्रिश्चियन स्टाइल, ऐसा होगा क्या? आप कहेंगे क्या पागलपन की बात है, फिजिक्स पढ़ने का तरीका क्या हिंदू मुसलमान ईसाई होगा? चलिए, हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं होगा, फिर भी तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई विद्यार्थी कुर्सी पर बैठकर टेबल पर किताब रखकर पढ़ना पसंद करेगा, कोई धीरे धीरे टहलते हुए पढ़ना पसंद करेगा, कोई आधा लेट कर पढ़ना पसंद करेगा, कोई अपने दोस्त के साथ मिलकर पढ़ना पसंद करेगा। ये तरीके अलग अलग हो गए ना। इसी तरह कोई मंदिर में जाकर कोई स्टैच्यू, मूर्ति सामने रखकर पसंद करता है प्रार्थना करना, कोई ध्यान लगाकर प्रार्थना करना चाहता है, कोई
2 बार उठकर 3 बार बैठकर सजदा करके नमाज के तरीके से ईश्वर की इबादत करना चाहता है तो करने दीजिए, ठीक है। पर मैं आपसे पूछता हूं, जो बच्चा, जो छात्र कुर्सी पर बैठकर टेबल पर पढ़ रहा है, कोई टहलते हुए पढ़ रहा है, कोई आधा लेट कर पढ़ रहा है, ये तरीके अलग अलग हैं ना। पर क्या ये तरीके फिजिक्स पढ़ने के हैं? ये तो बैठने के तरीके हैं। जिस तरह आपको आराम मिलता है वैसे करिए, इसमें कौन रुकावट डाल रहा है? लेकिन जब भी कोई विद्यार्थी फिजिक्स पढ़ना चाहेगा, तरीका एक ही होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कुछ भी पढ़ना चाहेगा, फिलोसॉफी, कुछ भी पढ़ना समझना चाहेगा, दुनिया में कोई भी व्यक्ति, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, तरीका सिर्फ और सिर्फ एक होगा, सब तरफ से मन हटाकर किताब में डुबो दो। इसके अलावा कोई तरीका होगा क्या? कंसंट्रेशन, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। जब भी कोई व्यक्ति ईश्वर से कुछ बात कहना चाहेगा, दिल की गहराई से कहना चाहेगा, तरीका एक ही होगा, सब तरफ से मन हटाइए और ईश्वर में मन को कंसंट्रेट कर दीजिए, मेडिटेट कर दीजिए। दूसरा कोई तरीका नहीं हो सकता। ये बाहरी तरीके हैं, किसी को ऐसे उठकर बैठना, वो उसके संस्कार हैं, उसको ऐसा सिखाया गया है, इंप्रेशंस हैं, उनमें से बेस्ट क्या है अपना चुन लीजिए। झगड़ा किस बात का है? इसलिए वेद ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, ईश्वर एक है, उसके गुण और शक्तियां अनंत हैं, उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, अलग अलग अवस्थाओं में। उसका मुख्य नाम एक है ओम, क्योंकि ईश्वर की प्रार्थना और ध्यान में उतरने के लिए वो शब्द चाहिए जो मीनिंगफुल हो, जिसके मीनिंग बहुत हो, शब्द छोटा हो, जिसकी झंकार मधुर हो और उसकी ध्वनि में या उसके नाद में आप अपने को डुबो। ईश्वर के मुख्य कार्य 3 हैं: संसार को बनाना, बनाए रखना, प्रलय करना। इस पूरे यूनिवर्स के साथ भी यही है और इस संसार के अंदर निरंतर किसी भी वस्तु को बनने के साथ ही उसका बिगड़ना शुरू है। एक समय आए वो बिगड़ जाएगी। तो रचना, स्थिति और प्रलय निरंतर चल रहे हैं। लगातार जो कर रहा है इन कार्यों को, ईश्वर के इन 3 मुख्य कार्यों को बताने के लिए एक ही शब्द के अंदर 3 अर्थ आ गए। ओम। ओम का एक और अर्थ है रक्षा करना, एक और अर्थ है आनंदमय। उसके आनंद, जब आप मेडिटेशन में उतरेंगे, उसके आनंद का ध्यान करेंगे, तब ओम शब्द की ध्वनि या उसका अर्थ काम आएगा। तो सबसे सुंदर शब्द, और इसका किसी सेक्ट से संबंध नहीं है, इस पर हिंदुइज्म की बपौती नहीं है। हिंदुओं ने उसको संभाला है, ये क्रेडिट आप उन्हें दे सकते हैं, और ना ये पूरी मनुष्यता का है, क्योंकि वेद और वेद की मान्यताएं या शिक्षाएं उस समय की हैं जब इस धरती पर हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सेक्ट आदि संप्रदायों में मनुष्य नहीं बटा था, मनुष्यता थी। इसलिए मनुष्य से ऊपर मनुष्यता को स्थान दीजिए और ईश्वर के नाम पर जो लड़ाई झगड़े चलाए हुए हैं इनको समाप्त करें, और ईश्वर के जो भी सुंदर, सुबोध और सुंदर मीनिंग वाले नाम हैं उनके साथ आप जोड़ सकते हैं, मुख्य नाम के साथ जोड़ सकते हैं। प्रार्थना के सही तरीके को अपनाएं, सब तरफ से मन हटाकर ईश्वर में लगाने का जो भी बेस्ट वे है, जो भी सबसे अच्छा तरीका है, पतंजलि ने योग दर्शन में उसका निर्देश किया है। आप उसके कुछ सूत्रों को अपना सकते हैं, तो ईश्वर के नाम पर चलने वाले इन सारे युद्धों को समाप्त किया जा सकता है। आज की तारीख में सबसे बड़ी दुर्घटना यही होने वाली है मनुष्य के साथ, कि धार्मिक विचारधाराओं के टकराव के कारण जब विश्व युद्ध होगा तब उसको रोका नहीं जा सकेगा, और विश्व युद्ध के बाद मनुष्यता के अस्तित्व की कोई संभावना नहीं। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। बची हुई बातें आने वाले दिनों में आपसे निवेदित करूंगा। मेरी बातों को इतनी देर तक वेबिनार में सुनना, स्क्रीन पर सुनना थोड़ा कठिन होता है, आमने सामने आप थोड़ा सा ज्यादा रुचि लेकर सुन पाते हैं। फिर भी आपने मेरी बातों को धैर्य, शांति और प्रेम से यदि सुना है तो इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वगीश आचार्य जी। आपने जिन सुंदर शब्दों में और जिस बखूबी से इस पूरे कंसेप्ट को हमारे समक्ष रखा, वो उसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से ये कह सकता हूं, मेरा 25 वर्ष का अध्यापन का मेरा कार्यकाल अभी हो चुका है, लेकिन पिछले कई दहाकों से जो शंकाएं, जो मन में दुविधाएं रहती थी, वो आज आपने एक बहुत अच्छे लेवल पर उनको दूर करने का प्रयास किया है। बहुत ही आभार, क्योंकि ऐसी बारीकी सी चीजें जो आपने बड़े सरल शब्दों में हमारे सभी टीचर्स के सामने रखी, मुझे लगता है कि आज एक नई रोशनी का आभास आज हमें हुआ है, और ये रोशनी आगे भी चलती रहेगी। आने वाले दिनों में भी आपसे और ज्यादा हम इस रोशनी के माध्यम से अपने आप को और ज्यादा रोशन करेंगे, और उसके बाद विद्यार्थियों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा, ऐसी हमें उम्मीद है।
एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वगीश आचार्य जी। शब्दों में तो मैं, क्योंकि ये धन्यवाद बहुत एक शब्द है जो प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन अगर मन की गहराइयों से समझे तो उसको व्यक्त करना मुश्किल नहीं, वो हमारी भावनाएं हैं। मुझे लगता है कि आप उसका एहसास आप कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वगीश आचार्य जी। अब हमारे बीच में एक बहुत ही सुंदर शुरुआत हुई आज ईश्वर के उस कंसेप्ट के साथ। तो हमारे साथ जो आज के दूसरे वक्ता हैं वो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मिसेस रेणुका ठुकराल, अध्यापन में पिछले 25 वर्षों का उनका तजुर्बा है। अलग अलग संस्थाओं से वो जुड़ी रही हैं, जिनका नाम पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। जब वो डीपीएस इंस्टीट्यूट्स हों, रामजस इंस्टीट्यूट्स हों, और उन्होंने लगभग मोर देन 60 इंस्टीट्यूशंस में टीचिंग स्किल्स के ऊपर बात की है। ऐसी ग्रेट एकेडमिशियंस जो अभी भी बहुत से इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़ी हुई हैं, एनएलपी काउंसलिंग कोच के तौर पर, सर्टिफाइड एजुकेटर हैं आईएसओ मैनेजमेंट सिस्टम फॉर एजुकेशन सिस्टम में। वो रेणुका जी जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं अपने आप में, एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, वो आज जो हमारे लिए गर्व का विषय है कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और टीचिंग स्किल्स के ऊपर बातचीत करने के लिए उन्होंने अपनी कंसेंट दी। एक बार आपका स्वागत है मैडम डॉक्टर रेणुका ठुकराल। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और निश्चय ही आपके जो मोटिवेशनल बातें होंगी उससे टीचर्स की स्किल्स फर्दर इंप्रूव होंगी और हम सभी उससे लाभान्वित होंगे। अब मैं निवेदन करता हूं मिसेस रेणुका ठुकराल जी से कि वो अपनी बातचीत हमारे समक्ष रखें। मिसेस रेणुका ठुकराल जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज ठीक से ऑडिबल है? एक बार बस वॉइस टेस्टिंग कर ले। हाँ जी, बिल्कुल ठीक सुनाई दे रही है मैडम, प्लीज। नमस्ते जी, एंड अ ब्यूटीफुल सनशाइन डे टू एवरीबॉडी। इतने एनरिचिंग एंड इतना थॉटफुल सेशन हमारा हुआ अभी, इतने गणमान्य शिक्षकों के बीच में मैं क्या बोलूं। I would say I'm honored and privileged to be a part of this beautiful event जो आपकी टीम ने आपके लिए इतने एफर्ट्स एंड सुंदर से ऑर्गेनाइज किया है। आप सब कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हमारे पास स्कूल से भी टीचर्स हैं जो मुझे बताया गया, एंड कॉलेज से भी टीचर्स हैं, और जो मैं स्क्रीन पे देख पा रही हूँ। दो माय टॉपिक फॉर द डे इज मॉडर्न डे टीचिंग स्किल्स, एंड द काइंड ऑफ द ऑडियंस आई एम सीइंग ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ सीम्स सो एक्सपीरियंस्ड, so accomplished, so highly educated कि सर और मैम्स में क्या बोलूंगी मुझे नहीं पता, but nevertheless we all have few experiences to share. So आइए थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, चिट चैट करते हैं, एनर्जीज हमारी चार्ज है। I would love the session to be totally interactive, और थोड़ा सा हम अपना बचपन भी याद करेंगे, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कई बारी खुद को भूल जाते हैं या खुद अपनी मस्तियां भूल जाते हैं, तो हम थोड़ा सा उनको भी रिवाइव करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हम सेशन अगर इंटरैक्टिव कर पाए बहुत ज्यादा, जितने लोग अपना वीडियोस खोल पाए कंफर्टेबली, बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर हम आमने सामने होते तो इट वुड हैव बीन रियली डिफरेंट, बट वी आर टीचर्स एंड वी अडैप्ट टू एवरी सिचुएशन इन अ क्लिक, सो लेट्स यूज दिस इन द बेस्ट वे। आप सभी से 3 निवेदन है। पहला निवेदन, सब बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, हम जहां पे भी बैठे हैं, घर पे, ऑफिस में, बिल्कुल स्ट्रेट, स्पाइन्स हैव टू बी स्ट्रेट। एक गहरी लंबी सांस लें, पानी पीना चाहे तो पानी पी सकते हैं। आप जिस भी स्क्रीन पे हैं, चाहे लैपटॉप हो या मोबाइल हो, अपनी नजरें स्क्रीन से हटा दीजिए 10 सेकंड के लिए, और जितना आप अपने सामने दूर तक देख सकते हैं उतना देख लीजिए। I'll count to 10. Nobody will see in the camera. सब बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, जिनके कैमरास ऑन है उनको मैं देख सकती हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rub your hands. अपनी आंखों पे लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या ब्यूटीफुल शुरुआत है, कितना मुझे अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। और अब हम अपनी उंगलियों को हिलाएंगे। हम कोई जादू नहीं कर रहे, हमारी उंगलियां बहुत चलने की आदत हो गई है। कैसे? लैपटॉप पे टाइपिंग के लिए और मोबाइल पे हमारे व्हाट्सएप पे, तो अब हम सभी बहुत बड़े मास्टर्स हो गए हैं।
सो मेरा पहला क्वेश्चन आप सबसे, देखूं आपने कितनी एक्सरसाइज की अपनी उंगलियों की। एक ऐसी भाषा, ना मैं आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानते हैं, पर हम पहली बार मिले, कौन सी वो भाषा है हम जिससे एक दूसरे को बड़ी जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं ब्यूटिफुली? कैन आई हैव इट इन द चैट बॉक्स प्लीज, जल्दी से। अरे वाह अनु मैम, साइन लैंग्वेज। आरती जी बिल्कुल सही, एक क्वेश्चन के बड़े सारे आंसर्स हो सकते हैं। डेफिनेटली इट वाज, थैंक यू टू आचार्य जी। बस दो ही आंसर्स। पार्टिसिपेंट्स तो सर मुझे कितने सारे दिख रहे हैं, 243। स्माइल, फेस एक्सप्रेशन, जल्दी 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 जल्दी, आईज, जेस्चर्स, लवली। ओके, आई गो विद दिस। सो मेरे 3 निवेदन में से ये तीसरा निवेदन है कि पूरे सेशन में हम अपने चेहरे पर कोशिश करेंगे कि मुस्कान रहे। और इसी के साथ मुझे स्क्रीन शेयर करने की इजाजत दे दीजिए, सो दैट वी fasten our seat belts और हम हैं उड़ने को तैयार, छोटी सी हमारी एक्सपीरियंस शेयरिंग की यात्रा में। प्लीज मुझे स्क्रीन शेयरिंग की इजाजत दे दीजिए। ग्रेट, थैंक यू सो मच। आप सभी को सादर नमस्ते, सादर आभार। ये चले हम, कोई भी भूल चूक हो पहले ही आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आजकल व्हाट्सएप पे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस मिलते हैं, कोई हैरानी की बात नहीं है कि आज की सिचुएशन ये हो रही है, धीरे धीरे हम कहाँ बढ़ रहे हैं। But teachers, you are the one who affect the eternity. No one can tell where your influence stops. आचार्य जी ने भी यही कहा, विनय जी ने भी यही कहा, टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी मैम ने क्या कहा, घर में छोटे बच्चों के केस में तो बच्चे खाना नहीं खाते तो पेरेंट्स टीचर के पास चले जाते हैं। सीनियर क्लासेस, एनी लेवल, टीचर्स हैव देयर इफेक्ट टू द इटर्निटी। एक आपसे और क्वेश्चन, हु एंड व्हाई वाज योर रोल मॉडल? Any time in your life, any time. We can have it on the chat. Who and why was your role model? Can I have it on the chat? अभी हमने उंगलियों की एक्सरसाइज किया था, कोई भी। My mother, okay, yes, parents are definitely our biggest role models. Thank you so much for the chat. Anybody else? My father, parents are definitely your biggest role models. Teachers, yes. Teachers for inculcating values in me. Family, yes. So that is what I want to connect here. Family, yes, first. Teachers, yes, our second parent. हमें कौन से टीचर्स ज्यादा कनेक्टेड थे? वो जो हमें सिर्फ डांटते थे, या हमें बहुत अच्छा पढ़ाते थे, या जो हमारे साथ कनेक्टेड थे? ये एक क्वेश्चन है जो मैं हर सेशन में अपने टीचर्स से पूछती हूँ। हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह कुछ रोल्स होते हैं जो हम लीडरशिप में हमारे वर्क करते हैं। ऐसी क्या बात है कि कुछ लीडर्स में होते हैं, दो everybody, every one of us is a leader in our aspect. So that is all. वही जो सर ने अभी बताया, आचार्य जी ने, सबके पास वही 24 घंटे हैं। Everybody has same time. The only thing is that they all do things differently. हम सबको ये सब बहुत पसंद है, बट आज इसकी जगह ले ली है इसने, और हम काम करेंगे इससे। So what happened in the current scenario? Education went online instantly. Teachers were beautifully adaptive. Somewhere things were in control, somewhere they are being worked upon.
करंट सिचुएशन नो वन हैड इमेजिन्ड। हम हर टाइम पूछते हैं आज से 5 साल बाद आप अपने को कहाँ देखते हो, आज से 10 साल के बाद आप कहाँ देखते हो। आई एम श्योर 2015 में किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि 2020 में ये सिचुएशन होगा। बट ऑनलाइन टीचिंग हैड इट्स ओन चैलेंजेस प्लस बेनिफिट्स ऑल्सो। इतना कुछ हमें इस दौरान सीखने को मिला है, वेबिनार सेशंस एवरीवेयर, प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन, नो कंपटीशन। कितनी ब्यूटीफुल चीज है। हमें इन 3 महीनों ने सिखा दिया, 4 महीनों ने, कि हम कितना मिनिमलिस्टिक में भी रह सकते हैं, हर मोमेंट को कितना ब्यूटीफुली एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली वैल्यूज कितनी बड़ी। वापस आते हैं हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे। सो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इस टाइम पे क्या नीड्स है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी वर्किंग प्लेस हो। सो वही हर जगह सब यही चाहते हैं, बेटर वर्किंग अप्रोच, handling things amicably rather than just counting the degrees, which is very important. Whatever degree I have today, it is of not much of a use until and unless I am able to connect with you or connect with my students. ऐसा इंसान जो इनिशिएटिव ले सकता है, जो सॉल्यूशंस फाइंड कर सकता है। गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, टेलीफोनिक हो, चैट पे हो, ईमेल पे हो, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन स्किल्स। A person should be able to face new challenges. We have to be little careful, little extra cautious. जब हम online है तो proper selection of words and all these things. Things out of the box. Be receptive on good ideas. Understands the need gaps and is able to work with all stratas of organization, right from when you are entering to the gate to the topmost of your institution or the organization. So current scenario में हमने जितनी भी डिग्रीज अपनी ली हैं, we have to relearn the new education, which I'm sure we all have done and we all are very good at it. Information literacy will be the way of life. This is the new demand. We can't do with it. Normal teaching methods will and have certainly drastically changed. I'm sure you all agree to this. Do you agree to this? Yes or no? Please write in the chat box so that I know that I'm on the same page and connected with you all. आप सहमत हैं तो यस लिखिए, अग्री लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। देखिए मल्टीपल चॉइस ने मैंने आपका काम कितना आसान बनाया है। ग्रेट। और इस सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। What are soft skills? Anybody would write in the chat box, or anybody would write to comment or say? क्या सॉफ्ट स्किल्स सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स हैं? राइट, देखते हैं। व्हाट इज 80-20 रूल? एनीबॉडी, एनी गेसेस? Our 80-20 rule says that recent research shows that soft skills account for as much as 80% of an individual's success, whereas traditional hard skills only account for 20%, which is your academics, corporate jobs, trainings, IQs, etc. हम जब किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम एक प्री रिक्विजिट, हमें जॉब डिस्क्रिप्शंस होते हैं, प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस होती हैं, हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स दी जाती हैं जिनके बेसिस पे हम अपना सीवी या रिज्यूमे अपलोड करते हैं। बट इंटरव्यू के टाइम क्या कितनी बार ऐसा नहीं हुआ कि 2 बहुत इंटेलिजेंट लोग गए, बट एक पोस्ट ग्रेजुएट था, एक ग्रेजुएट था, एक डॉक्टरेट भी था, बट क्या पता पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट वाले को मिल गया या वाइस वर्सा। कितनी बार ऐसी सिचुएशंस में होता है। Is the audio sound okay? Somebody has written audio sound is low. Vanessa? Hello? Is the audio sound low or okay now? Okay, fine, thank you. Study says that soft skill intensive occupations will account for 2/3 of all the jobs by 2030. And this is a fact. देखें, are you the one or are we the one? Very, very important. Talk of the town is teachers might be excellent in their subjects, but the ones with the right skills and attitude are going to make a mark. Be it a school, be it a college, be it a university.
And for that, very, very important is social and emotional learning, जो हम सब जानते हैं, हम सबको पता है. Today we are just reiterating and recapitulating and revising. It's just a knock, and thankfully we all have started understanding the positive effects of this learning, the relationship skills, the self-awareness, responsible decision making, self-management, social awareness. Very, very important. Is there some issue with the audio? Can anybody just, Vinay sir or the team at the back end, can you just let me know? Is the audio clear now? All right, thank you. So here we are. स्टूडेंट स्किल्स हम किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए, फ्यूचर सिटीजन, फ्यूचर सोसाइटी के लिए. तो क्या हमारे स्टूडेंट्स जब स्कूल से या कॉलेज से बाहर निकलते हैं, बाहर की दुनिया के लिए, क्या उनमें ये सब फीचर्स हैं? अकाउंटेबिलिटी, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, digital literacy, need of the hour. Are they able to follow directions? Are they able to imagine, work on the things? Are they committed? Do they take initiative? Your extracurricular activities, societies in the colleges, clubs, are they problem solving, problem finders or problem givers? Questioning, do they question to you? Are they disciplined and punctual? अभी आचार्य जी ने भी हमें बताया, discipline, very, very important part of our living system. Sense of respect, again, another very important feature which maintains a cordial relationship with all. Confident, are the students confident or are they overconfident? There's a very thin line in between. So we have to be very, very clear on it. Are they alert and attentive? Are they updated? Upskilled, very, very important to know. Do they have a goal? Were they able to do that? Are they good listener? Are they good listener? या वो सिर्फ सुनते हैं? Hearer or listener? Very, very important. Are they academically competent? Competency is important rather than competition. Time management, very, very important. How you prioritize, how you manage your time, very, very important. Reading, again, and writing. Writing तो आजकल हमारी बोलने से भी हो रही है और वो टेक्स्ट टाइपिंग हो जाती है. So here I am back again. अपनी fingers का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाइए. What makes a great teacher? What do you do to become a great teacher? बच्चों को हमने इतना कुछ बनाना है और इतना कुछ करना है. हमने किया भी है. So currently, all right, I'll take Hindi as well. एक ग्रेट टीचर बनने के लिए हमें क्या करना है? चैट पे लिखेंगे. क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? जैसे अभी हमने लीडर के लिए देखा था, लीडरशिप, वर्किंग, टाइम मैनेजमेंट. एक ग्रेट टीचर के लिए क्या क्या होना चाहिए? इंटरैक्टिव, बहुत बढ़िया. फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, बहुत जरूरी है. दो ही आंसर्स. I want the chats to just run like anything. चैट में खूब चैट होना चाहिए अभी. तो इंटरैक्शन हम ऐसे ही कर पाएंगे. कनेक्ट विद स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी. सेल्फ मोटिवेटेड, जी हाँ. गुड, नॉलेजेबल, कमांड ऑन सब्जेक्ट, बिल्कुल वो तो बहुत जरूरी है. बी मोर अ फ्रेंड एंड अ टीचर. पेशेंस, परसिवरेंस, अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ नॉलेज. Delegate, okay, yes. That is also giving them, making them responsible. Yes, beautiful. Nice one. Updated, dedicated. All right. So I have many of the answers. A great teacher has to be warm, accessible, enthusiastic, cheer करते रहे, बहुत आपका ध्यान रखें, बच्चा किसी भी वक्त आपको अप्रोच कर सके, कमिटेड हो अपने स्कूल कॉलेज एक्टिविटीज के प्रति, बच्चे को फोकस रहने में मदद कर पाए, कॉन्फिडेंट बना पाए. वो तभी होगा जब हम भी खुद कॉन्फिडेंट और अलर्ट और अटेंटिव हैं, अपडेटेड हैं, हमने भी अपना कोई गोल तय किया है, हम भी गुड लिसनर हैं, हम भी ऑर्गेनाइज्ड हैं
और हम भी एकेडमिक कॉम्पिटेंसी यानी कि स्किल्स, एटीट्यूड एंड बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं, तो हम बन जाते हैं एक ग्रेट टीचर. To be a great teacher, you don't need the latest technology, the cutest classroom or the newest outfit. हमें क्या चाहिए? हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया आउटफिट, बहुत फ्लैशी क्लासरूम की कोई जरूरत नहीं है. क्या चाहिए? पैशन फॉर लर्निंग, जैसे आप सबने कहा, अपने सब्जेक्ट पे कमांड, बच्चों से कनेक्शन, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द हार्ट टू लव एवरी स्टूडेंट हु एंटर्स योर क्लासरूम. बच्चा क्लास में आए तो बस उसे मजा आ जाए. सो हम बात कर रहे हैं टीचिंग स्किल्स की. सो वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट स्किल्स. अब ये सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं? आर दे इनहेरेंट और डेवलप? क्या हम इसके साथ ही पैदा हुए थे या क्या हम इनको बना भी सकते हैं? तो आपका क्या विचार है इसमें? बना सकते हैं या जो हम लेके आए थे बस हम इंटेलिजेंस के साथ आए थे एंड वी कैन नॉट वर्क इट? या दोनों? Choice is yours. Answers, 3 options. Developed, lovely. Both, yes ma'am, okay. Or. Inherent or developed? Inherent or developed? Developed. We can improve, yes. Some are inherent, okay, that I would take it as both. All right, I have a mixed response here and that's so beautiful to see. But आपको मैं एक बात बताऊं कि सॉफ्ट स्किल्स आप बहुत आराम से डेवलप कर सकते हो. यहाँ पे मैं आपको जल्दी से 2 सीन्स आपको याद दिलाती हूँ. फॉर टीचर्स, हाउ डू वी टीचर्स रिएक्ट एट टाइम्स एंड व्हाट इट मेक्स अस टू नॉक, हाउ शुड वी डू इट? तारे जमीन पर सबने देखी है. एक सीन जहाँ टीचर पूछती है बच्चे से उसे रीड करने के लिए और बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, बट टीचर इज फोर्सिंग. वहीं पे उसी बच्चे को एक ऐसा टीचर मिलता है जो उसकी प्रतिभा को निखारता है. सो वी हैव टू थिंक व्हाट काइंड वी विल मूव अराउंड. सो सॉफ्ट स्किल्स व्हाट वी आर टॉकिंग, यस दे कैन बी वेरी मच डेवलप. व्हाई? क्योंकि ये वो है कि आप कैसे बिहेव करते हैं, हम इस चीज को कैसे वर्कआउट करते हैं, हम किस तरह लोगों से मिलते हैं, उठते हैं, बात करते हैं, डाइवर्सिटीज के साथ हम डील करते हैं, हम खुद के बारे में कितना पहचानते हैं. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, पहले हम खुद को अच्छे से जानेंगे तभी हम दूसरों को जान पाएंगे. और हम खुद कितने कॉन्फिडेंट हैं, खुद हम कितने फ्लेक्सिबल हैं, कितने परसिस्टेंस हैं, कितने परसिवरेंस हैं. सो ये सॉफ्ट स्किल्स हम बहुत आराम से डेवलप कर सकते हैं. इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते. कुछ चेक पॉइंट्स जो आज आप करेंगे अपने लिए, आज रात को आप नोटबुक के साथ बैठ सकते हैं, इस सेशन के साथ भी बैठ सकते हैं. इनके आंसर्स मैं आपसे चैट बॉक्स पे नहीं ले रही क्योंकि ये चेक पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं. इनसे आप जान पाएंगे कि आप अपने सॉफ्ट स्किल्स कितने डेवलप कर सकते हैं. फर्स्ट, आप स्क्रीन का शॉट भी ले सकते हैं या बाद में मैं आपको ये स्लाइड भी दे सकती हूँ. ऑब्जर्व हाउ यू रिएक्ट टू पीपल. जो लोग मोबाइल पे देख रहे हैं, हो सकता है उनको स्क्रीन थोड़ा फॉन्ट थोड़ा स्मॉल दिखे, तो मैं उनके लिए बोल देती हूँ. ऑब्जर्व हाउ यू रिएक्ट टू पीपल. पहचाने कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं जब कोई भी आपसे कोई बात कहता है. डू यू रश टू जजमेंट बिफोर यू नो ऑल ऑफ द फैक्ट्स. क्या आप रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं, जल्दी से नतीजों पे पहुंचते हैं. क्या आपने कोई धारणा अपने मन में बना के रखी है. डू यू स्टीरियोटाइप. हाउ यू थिंक एंड इंटरैक्ट विद अदर पीपल. डू यू सीक अटेंशन फॉर योर अकम्प्लिशमेंट्स. लुक एट योर वर्क एनवायरनमेंट. क्या आप उसको अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अपने आसपास के वर्क एरिया को. इससे मेरा मतलब है डू अ सेल्फ इवैल्यूएशन. आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता. हैव द करेज टू लुक एट योरसेल्फ honestly. How you react to stressful situations is again very important. Do you become upset every time there's a delay? कई बार होता है कि चीजें डिले हो जाती हैं, 11th आवर पे कुछ ना कुछ हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है और बस हम हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है 11th आवर पे. How do we react to such situations? ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूशंस में हम कितने बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं. ऑनलाइन में तो एक अलग ही तरह का चैलेंज है. 11th आवर तक आपकी हर चीज ठीक है
ऑल ऑफ अ सडन आपकी नेट कनेक्टिविटी इशू, बैंडविड्थ, बहुत कुछ भी हो सकता है. एनी स्मॉल थिंग टू एनी बिग थिंग. Do you get angry fast or something doesn't happen the way you want? क्या आप अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? और अगर कभी हमसे कुछ होता है तो क्या हम अपोलोजाइज करते हैं, अपनी गलती मानते हैं, और क्या हम डायरेक्टली उस चीज को मानते हैं? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. तो इन सारी स्किल्स की बेस क्या है? इन सारी स्किल्स की बेस है, जी हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस कॉम्पिटेंसीज. क्योंकि जब हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं, हम यही मानते हैं कि ये एक सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स है. सो इट इज नॉट ओनली कम्युनिकेशन स्किल्स, इट्स इमोशनल इंटेलिजेंस कॉम्पिटेंसीज. हम किसी चीज को किस तरह से हैंडल करते हैं, बहुत जरूरी है. छोटी सी बात सोचिए, ग्लास टूट गया, हाउ डिड वी रिएक्ट? कभी हम चिल्लाते हैं, कभी हम लेट गो भी कर देते हैं, जस्ट टेकिंग केयर कि किसी को चोट ना लगी हो. एक छोटा सा एग्जांपल मुझे यहाँ पे और याद आता है कि एक रोड साइड पे, मैंने कहीं पे पढ़ा ही था कि एक रोड साइड पे जैसे पेरेंट्स सुबह अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं, तो एक एक बस पे चढ़ाने के लिए एक साइड पे दो पेरेंट्स थे और अपने अपने बच्चों के साथ खड़े थे, एंड अक्रॉस द रोड एक और पेरेंट था जिसके पास एक बच्चा था, एंड दे वर नॉट वेल टू डू ऑफ, दे वर आस्किंग फॉर द मनी एंड ऑल, वो मांग रहे थे. तो एक मम्मी अपने बच्चे को डांट रही थी कि पढ़ो नहीं तो तुम वैसे बन जाओगे, और वहीं दूसरी मम्मी अपने बच्चे को समझा रही थी कि पढ़ो ताकि तुम इन जैसे बच्चों की मदद कर सको. सो बहुत जरूरी है इस चीज का कि हम किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं और अपने बच्चों को हम कैसे समझाते हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस कॉम्पिटेंसीज बहुत आसान है. दैट इज अडेप्टेबिलिटी टू चेंज, एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मोटिवेशन. इसमें आपसे अच्छा तो कोई भी नहीं है. ये सब बातें हम करते हैं, पर इन सबको करें कैसे? हाउ टू इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स, ये भी मैंने पढ़ के ही और आप लोगों से ही, शिक्षकगणों से सीखा है, जो आज मैं सिर्फ आपके साथ एक रिवाइज कर रही हूँ. 21 days रूल हैबिट विच वर्क्स वेरी इफेक्टिवली. सारा दिन हम पढ़ाते रहते हैं, करते रहते हैं, एंड वी शुड फॉलो 20-20-20 का रूल. डिपेंड्स, ये रूल आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक, ईच पर्सन की अपनी एक अलग पेस है और अपनी एक अलग अंडरस्टैंडिंग है. जैसे अभी हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज की कि हम बहुत देर तक स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो हम आधे घंटे बाद, 20 मिनट बाद थोड़ी दूर तक देख लें, तो एक हमें एक ब्रेक मिल जाता है, और जब हम वापस आते हैं तो हम एक और चार्ज एनर्जी और एक फोकस के साथ आते हैं. कहते हैं एनी स्किल कैन बी अटेन्ड इन 10,000 आवर्स. ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा. जो करना चाहे दे कैन यूज इट. प्लीज डू राइट, राइट एंड राइट. हम जो भी सोचते हैं, कहीं भी हमें कोई अच्छे पॉइंट्स मिले, कुछ भी मिले, हमें सीखना चाहिए और उसे लिखना चाहिए. हम ये सोचते हैं कि आज हमने सेशन अटेंड किया, हमें ये पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे और हमें ये आगे के लिए याद रहेंगे, या आज मैंने ये नोट्स अपने बनाए हैं, मैंने घर में ही कोई चीज लिखी, कहीं पे रख दिया. सो वी डू थिंक, उस टाइम हमें लगता है हमें हमेशा याद रहेगा, बट आफ्टर सम टाइम वी डू फॉरगेट, and that is very common and happening with everybody. Self awareness, self connect बहुत 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 जरूरी है. Am I right till here? Do I connect? Chat box पे बताएं मुझे, so that I can keep moving ahead. टीचर्स के साथ क्लास में क्या होता है ना, हम कितनी भी प्रिपरेशन करके जाएं, लेसन प्लान्स, क्लास पढ़ाने की, बट हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट होता है लेक्चर में, वो हमेशा हमारे स्टूडेंट्स के रिएक्शंस को या हमारे सामने वाले के रिएक्शन को देख के होता है कि हम आगे किस तरह से चल रहे हैं. तो यहाँ पे एक चैट ही मेरा आपके साथ एक वर्कआउट वे है, तो प्लीज आप उसमें मुझे बताते रहें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलती रहे और मैं इसको आगे बढ़ाती रहूं. हमने सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जाना, हाउ टू इनकॉर्पोरेट के बारे में जाना. व्हाट आर द बेनिफिट्स? जब तक हमें बेनिफिट्स बताए ना जाए, हम थोड़ा सोचते हैं कि हम ये करें या हम ना करें. सो यहाँ पे हमारे बेनिफिट्स हैं. Even less qualified has an edge if they have the ability to deal with the better with the situation. Very, very, very important. Definitely technical skills definitely हमारे लिए एक मार्क है, but ability to deal better with the situation हमारे लिए ज्यादा important है.
encourages them. हम सब कुछ जानते हैं। आजकल स्कूलों में भी पेरेंट हर कोई सोचता है कि सब जानते हैं। बच्चे हमारे सोचते हैं वो नो इट ऑल है, गूगल बाबा की जय तो वैसे ही सबने कर रखी है। बट स्टिल राइट और रॉन्ग और उन्हें रिविजन कराना हमारा वर्क है। Why the need for these trainings? क्यों है ये लर्निंग एंड शेयरिंग? Why? Because हम जितना लोगों से मिलते हैं हम उतना ही सीखते हैं और वापस हम उतना ही शेयर करते हैं, तो उससे हम डबल सीखते हैं। 1 और 1 11। The more you'll coordinate, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। कई बार कहना सुनना बहुत आसान होता है, बट हम कई बार फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं डीलिंग विद चैलेंजिंग सिचुएशंस, स्पेशली इन दीज करंट ट्राइंग टाइम्स। जिस तरह हर चाइल्ड यूनिक है, सबका अपना लर्निंग स्टाइल है, सबकी अपनी एक पेस है। कोई बहुत जल्दी सीखता है, कोई थोड़ा टाइम लगा के सीखता है, कोई किसी को बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए सिखाने के लिए। उसी तरह हर टीचर का भी अपना एक स्टाइल है, अपना पर्सोना है, अपना एटीट्यूड है। डिपेंडिंग ऑन द क्लास स्ट्रेंथ, स्कूल में 30-40 बच्चे होते हैं आपके पास, कॉलेजेस में किसी सब्जेक्ट में आपके पास एक बैच में 100 हैं, तो किसी में 20 और 40 भी हैं। सो डिपेंड करता है कि आपकी क्लास स्ट्रेंथ कैसी है, आप किस तरह से उसे वर्कआउट कर रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, चाहे आपके पास 30 बच्चे हैं, चाहे 100 हैं, चाहे 20 हैं, आपके पास उतने माइंड्स हैं जिनको आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या जिनको उनसे हम भी सीख रहे हैं। द बेस्ट टीचर आई फील इज व्हाट आई एम हियर इज बिकॉज ऑफ माई टीचर्स। तो मैं हूं ही, फैमिलीज तो हैं ही, बट मेरे स्टूडेंट्स ना, वो मुझसे इतने क्वेश्चंस करते, ना मैं उनके लिए इतने होमवर्क करती और ना मैं इतना सीख पाती। तो मेरे स्टूडेंट्स मेरे लिए बहुत बड़े टीचर्स हैं। ऑनलाइन टीचिंग के अपने अलग चैलेंजेस भी हैं। स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है या नहीं है, कैजुअल अप्रोच है, अटेंडेंस एक प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं। आप कैमरा ऑफ कर लेते हैं तो पता नहीं चलता कि सामने क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। नेट कनेक्टिविटी इज अगेन एन इशू। जैसे हम क्लास में, अपनी क्लास में बच्चों के आने से पहले या बच्चों के होते हुए हम वी टेक टाइम, वी एंटर बिफोर क्लास, वी वेट टिल द एंड। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम ऑनलाइन भी करेंगे तो आई श्योर हमारे बच्चे हमसे ज्यादा कनेक्टेड की फीलिंग होगी। इसी तरह एक्नॉलेजिंग चाइल्ड्स प्रेजेंस। ये मत सोचिए कि कॉलेज में बच्चे हैं तो वो बहुत बड़े हो गए। जब वो 12th से जाते हैं, फर्स्ट ईयर में, वो आपकी सारी बात सुनते हैं क्योंकि अभी वो उसी नोशन से निकल के आए होते हैं, मैम से परमिशन लेने वाली उसमें। जैसे जैसे वो कॉलेज से निकलते जाते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं। बट स्टिल एवरीबडी लव्स टू हैव एप्रिसिएशन, कनेक्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। सो बेनिफिट्स जो अभी हम कर रहे थे, यस, इट हेल्प्स इन इम्प्रूव लीडरशिप, इम्प्रूव्ड टीम वर्क एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। एंड यही मानना है हमारी 21st सेंचुरी स्किल्स का, जो हमें कहती हैं बहुत जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, करियर एंड लाइफ स्किल्स, एंड अबव ऑल डिजिटल एंड मीडिया लिटरेसी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। स्कूल्स के अगर टीचर्स मेरे साथ यहाँ पे कनेक्टेड हैं, आई एम श्योर उन्होंने सीबीएसई की साइट पे 21st सेंचुरी स्किल्स का पीडीएफ पढ़ा होगा। अगर 1% नहीं पढ़ा तो प्लीज आप एक बार जरूर उसको देखें, आपको बहुत आंसर्स मिल जाएंगे। इतना कुछ नेट पे, एनसीईआरटी, सीबीएसई, हर लेवल पे इतना बढ़िया काम हुआ है। वी जस्ट नीड टू रीड एंड कनेक्ट। पेडागोजी ऑफ एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। हम क्यों सोचते हैं कि बच्चे बड़े हो गए और एक्टिविटी बेस्ड नहीं पसंद करेंगे? छोटी क्लासेस में हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इंपॉर्टेंस देते हैं, बड़ी में प्रैक्टिकल बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड, कॉलेजेस में केस स्टडीज। व्हाई डू वी डू दैट? दैट इज व्हाई वी डू दैट, बिकॉज बच्चे उसी से ज्यादा सीखते हैं। सोसाइटीज के लिए जब बच्चे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कॉलेजेस में प्रोफेसर्स, उसको तो हम सिर्फ टेक केयर ही करते हैं ना, करते तो बच्चे ही हैं, और कितना ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज करते हैं। स्टेप क्लोजर टू दी हार्मोनियस लर्निंग एनवायरनमेंट। अपनी नेचर के पास रहें, जुड़ के रहें, बेटर ट्रेन ऑफ थॉट। हैंड्स ऑन सेशन इज व्हाट आई ऑलवेज से। गिव देम इंडिपेंडेंस, गिव देम फ्रीडम, बट जी हाँ, आपकी सुपरविजन के अंडर। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम क्या चाहते हैं? नर्चरिंग यंग माइंड्स, फ्यूचर सिटीजन्स एंड हेल्दी लविंग सोसाइटी। क्या मजा हो अगर आज की जनरेशन को हम इस तरह से मैथ्स पढ़ाएं, जो कि बहुत इजी नहीं है पर बहुत मुश्किल भी नहीं है। क्या आप सब हमसे क्या आप मेरे से ये सहमत हैं इस चीज में? यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ ऑडियंस में, ज्यादातर हम टीचर्स हैं जनरेशन एक्स के,
और जब हम पढ़ा रहे हैं जनरेशन जेड को, राइट, मिलेनियम, सो मेनी, कितनी सारी हमने टेक्नोलॉजी और लैंग्वेजेस सीखी है। तो मैं थोड़ा सा आपको अपने टाइम का भी याद दिलाती हूँ। और हम, ये जो जनरेशन हमारी वाली टीचर्स की है, आई एम थिंक वी आर द बेस्ट। वी आर द बेस्ट बिकॉज हमने दोनों वर्ल्ड्स का देखा है। हमने लैंडलाइंस भी देखी हैं, हमने मोबाइल्स भी देखे हैं। आने वाले बच्चे हमारे सिर्फ टैबलेट्स और मोबाइल्स ही देखेंगे। वो ट्रिंग ट्रिंग वाला फोन तो सोच भी नहीं सकते, उनके लिए वो तो एक पोस्टर इमेज ही रह जाएगा। सो मैं आपको छोटा छोटा एक रिलैक्सेशन देती हूँ। कितना मजा था जब हम ऐसे खेलते थे क्लास में। हर चीज हमारे लिए बैट होती थी और पेपर हमारे लिए बॉल होती थी। अगर स्कूल के टीचर्स हैं यहाँ पे जुड़े हुए तो वो रॉक पेपर सीजर से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आज भी बच्चों का जब बर्थडे होता है स्कूल में तो हम कितने एक्साइटेडली जाते हैं, बट वो दौर कुछ और ही था। स्पेशल ड्रेस पहन के आना, टीचर्स के स्पेशल अटेंशन मिलना, उस दिन आपको डांट भी नहीं पड़ती थी। यहाँ मैं आपसे एक बहुत मजेदार क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। क्लास में बेस्ट स्टूडेंट होता था जो आगे कहता था फ्री पीरियड, चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, स्टाफ रूम में या आपकी मीटिंग रूम में, कौन है वो जो अभी भी आके आपको गुड न्यूज देता है? और वो गुड न्यूज क्या होती है? क्या आप लिखना पसंद करेंगे चैट पे? जब हम आमने सामने होते हैं तब तो मैं बहुत मस्ती करती हूँ, बट आप चैट पे लिखना पसंद करेंगे? कभी कभी अच्छा लगता है अगर प्रिंसिपल मैम मीटिंग पे चली जाएं और डायरेक्टर सर राउंड पे ना आए और सिर्फ हम और हमारे बच्चे हो। मुझे मत डांट पड़वाना, दिस इज ऑल फॉर टीचर्स। एंड द प्राउड मोमेंट इन स्कूल लाइफ यूज्ड टू बी जब हमें ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए दिया जाता था। उससे भी ज्यादा मजा आता था जब हमें नाम लिखने के लिए कहा जाता था उन बच्चे को जो क्लास में नॉइस कर रहे हैं। कहाँ गए वो दिन? वो सब अभी भी यही है, जस्ट द थिंग्स हैव चेंज्ड। गोइंग टू अ स्टाफ रूम वाज अ प्रिविलेज। कोई भी ड्यूटी देती थी टीचर तो हम बहुत ज्यादा उससे लेते थे। अभी भी वैसे ही हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए, उन्हें करने को दीजिए अपने सुपरविजन में और वो बहुत अच्छा करेंगे। ये जनरेशन एक्चुअली में इनसे बहुत कुछ है सीखने के लिए। दिस इज द जनरेशन चार्ट विच आई ऑलवेज लव टू शो। एनीवेज, फॉर एनी एक्टिविटी, हम किसी भी लेवल को पढ़ा रहे हो या हम किसी भी क्लास के लिए या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में भी हम काम कर रहे हो, हम किसी कॉर्पोरेट लेवल पे भी सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हो, सबसे पहली चीज है हाउ टू प्लान। विनय जी, प्रोफेसर विनय एंड द एंटायर टीम एंड whosoever had done, कितना टाइम लगता है चीजों को प्लान करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, इतना एफर्ट्स करने के लिए। हम तो सिर्फ आते हैं, बोलते हैं और चले जाते हैं, बट so much effort goes behind the scenes. So thank you so much. So another is quick warm-up session whenever you are doing light fillers and a smile. आपकी स्माइल सब कुछ स्ट्रेटन को भी सब कुछ ठीक कर देती है। टीचिंग में आई ऑलवेज बिलीव देयर हैज टू बी एन एक्टिव लर्निंग। जो हम लेक्चर में करते हैं, जो हम पढ़ते हुए करते हैं, ऑडियो विजुअल इज ऑल्सो गुड मीडियम, बट स्टिल आई फील एक्टिव लर्निंग आती है डेमोन्स्ट्रेशन से, डिस्कशन से, प्रैक्टिसिंग से, and very more importantly, teaching others. Teaching others is really very, very, very important. The more you teach, the more you discuss, the more you learn. So please let the questions go flowing. Increasing difficulty जब हम Bloom's taxonomy को आज के लिए डिमांड है, and though we all know remaining, understanding, applying, analyzing, evaluating very very important, but जब हम creation की level पे पहुंच जाएंगे, हम out of the box think करेंगे and we will be all over the place. But hats off and salute to the teachers because अब chalk and talk का time है ही नहीं, आपने इतने सारे hats पहने हुए हैं। So दिल से it's a salute and thank you to you, to the nation builders. आपको सब ये ऑल इन ऑल आप रोल मॉडल्स हैं। आप सबके लिए एक छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक नॉकिंग है, एक रिवीजन है। आप सब ये बहुत बार पढ़ चुके हैं और आप सब मुझसे ज्यादा जानते हैं। हो सकता है हम आमने सामने होते तो आप मुझे ज्यादा बता रहे होते। लर्निंग डिफरेंट स्किल्स एंड इम्प्रूविंग ऑन द वंस यू ऑलरेडी हैव विल हेल्प यू सक्सीड इन लाइफ एंड स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। वही जैसे मैंने कहा, दे डोंट
things differently, they just think differently. Working on your abilities can make you more productive and confident. हम अपने प्लस पॉइंट्स को स्ट्रेंथन करें और वीक पॉइंट्स को ओवरकम करने की कोशिश करें. एवरी एक्सपीरियंस, हर रिलेशनशिप हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है. जीतना और हारना, जी नहीं, सिर्फ जीतना और सीखना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे वेदों में, हमारे गुरुकुल शिक्षा में सब कुछ था, बट चीजें जब हमारी वेस्टर्नाइज होके आती है तो हम थोड़ा जल्दी सुनते हैं उनको. So former President Obama has clearly stated that important link between education and the economy is that educators have a very important role to play in strengthening that link. Focusing बच्चे बनाना, soft skills developed बच्चे बनाना will contribute both to the success of college as well as the workplace. Communication, teamwork, problem solving, जहां भी आप घूम के देखेंगे आप यही points बार बार मिलेंगे. Automation, artificial intelligence, talk of the need of the hour. Number of jobs in soft skill intensive occupations is expected to grow at 2.5 times the rate of jobs in other occupations. Trust me, this trend will inevitably be mirrored globally because हम nurture कर रहे हैं सिर्फ future citizens को ही नहीं, global citizens को. अगर हमें ये बातें स्कूल में बताई जाएं तो ये बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा भी रहेगा. क्यों? क्योंकि घर में हम अपने बच्चों को बहुत प्रोटेक्टेड रखते हैं आजकल. स्पेशली सेम स्कूल में भी हम उन्हें बड़े क्लोज शेल में नर्चर करते हैं. एग्जाम्स देते हैं, बच्चों के नंबर नहीं आते हैं, हम री एग्जाम करते हैं, रीडू करते हैं सो दैट बच्चा पास हो जाए और आगे चला जाए. तो बच्चे को कंफर्ट लेवल देना बहुत अच्छी बात है, बट उसे कुछ बातें बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर स्कूल में ये नहीं हुआ तो कॉलेज पे भी हम बता सकते हैं. कोई ऐसा वक्त नहीं है जो हम ना सीख पाए. सो देयर हियर आर 11 रूल्स जो कहते हैं मिस्टर बिल गेट्स की स्पीच से है और मैंने यहाँ पे पिक किया है जस्ट आपके साथ शेयर करने के लिए. लाइफ इज नॉट फेयर, गेट यूज्ड टू इट. यस, जिंदगी स्ट्रगल है, बट लाइफ इज ब्यूटीफुल टू. सो हमें उसको हैंडल करना आना है. The world doesn't care about your self-esteem. आप क्या सोचते हैं एक और बात है, but world will expect you to accomplish something before you feel good about yourself. आप खुश होने लगते हैं और उससे पहले ही एक और काम आपके पास आ जाता है. You will not make $60,000 a year right out of. You won't be a vice president immediately. ये आपको earn करना है. अर्न करना बच्चों को सिखाएं, सेंसिटिविटी सिखाएं. आजकल हम बच्चों को वैल्यू, इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है. 4, 5, 6. इफ यू थिंक योर टीचर इज टफ, बच्चों को आप प्लीज बताएं, वेट टिल यू गेट अ बॉस, ही डजंट हैव अ टेन्योर. टीचर्स आपकी बदलती रहती हैं, बट बॉस आपका बहुत टाइम तक वही रहता है. Flipping burgers is not beneath your dignity. Your grandparents had a word different for it. They called it opportunity. Please उन्हें बताएं, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं है. इंटर्नशिप के लिए हम सिर्फ ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन में हैं, but let's take every opportunity which comes in our way. कोई भी काम यकीन मानिए छोटा बड़ा नहीं है, हर काम से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है. If you mess up, it's not your parents' fault. So don't whine about your mistakes. क्योंकि बच्चों को आदत होती है घर पे तो कि कुछ भी गलती हुई और जल्दी से ब्लेम पेरेंट्स पे डाल दिया, तो ऐसा नहीं है. 7, 8, 9 बिफोर बच्चों को ये रूल बहुत जरूरी है. आपके घर पे भी बच्चे हैं और जिन बच्चों को आपके जो स्कूल वाले बच्चे और कॉलेज वाले बच्चे हैं उनके लिए भी. Before you were born, your parents were not as boring as they are now. They got that way, this way while making you grow up. आजकल के बच्चों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स को समझ नहीं आएगा या आप बोरिंग हो, कितने भी हम फ्रेंडली हो लें, पर उनको पेरेंट्स बहुत बार बोरिंग लगते हैं. एंड दे सी अपने आप को वो बहुत कूल समझते हैं. तो उन्हें बताएं कि उनके पेरेंट्स भी बहुत कूल थे, आपको बड़ा करते करते वो आपके हिसाब से थोड़े से बोरिंग हो गए हैं. Away with winners and losers, but life has not. लाइफ में जीत और हार चलती रहेगी. इम्पॉर्टेंट है आप अपने फेलियर को कैसे लेते हैं. डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भी कहा, may take fail as
first attempt in learning, which is very, very important. And he's my role model. Life is not divided into semesters. You don't get summers off. And very few employers are interested in helping you find yourself. So बेहतर है खुद को जाने और अपने पे विश्वास रखें और कनेक्टेड रहें. 10 और 11 मैं पहले ही नंबर्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया 11 रूल्स है और आपको पता चलता रहे कि ओहो अच्छा चलो अभी सेशन होने वाला है. So television is not real life. In real life, people actually have to leave the coffee shop and go to jobs. कितना अच्छा पोर्ट्रे होता है, यहाँ मीटिंग वहाँ मीटिंग. सचिन तेंदुलकर ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब लोग टीवी पे क्रिकेट मैच देख रहे थे मैं फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा था. So please take a mark. Be nice to nerds or people. Chances are you will end up working for one. किसी को भी छोटा या बड़ा ना समझें. बहुत सारे रोल एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे. सो आज आप कहाँ पहुंचे, अपने आप को रोज ये चीजें पूछें. आई वॉन्ट डू इट मत समझें. आई कांट डू इट ऐसा भी नहीं है. आई वॉन्ट टू डू इट, आई कैन डू इट एंड यस आई डिड इट. आप सब ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं एंड कर रहे हैं. डू आई हैव हाउ मच टाइम डू आई हैव इफ आई कैन नो? क्योंकि स्टोरी टेलिंग सबको बहुत अच्छा लगता है, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं. आई एम श्योर हमें कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है. सो कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. क्या आप सुनना चाहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग. कहानी सुनना चाहेंगे? ऑल राइट. अगर कंप्यूटर की साउंड आपके पास आ रही है तो आप अपने हेडफोन थोड़ा सा वो कर सकते हैं. ये कहानी है एक बेबी फ्रॉक की. ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगी मैंने कहां से ली है, डोंट वरी. तो एक बेबी फ्रॉक है और इसका नाम है सिकंदर शू मैशर और हमें आदत है निकनेम्स देने की, तो हम इसको बोलेंगे सिकी. सो एक बार एक फ्रॉक्स की दौड़ हुई. बच्चों को हर एक को रेसिंग, एथलीट, स्पोर्ट्स तो सबको ही बहुत पसंद है. सो हम ये बच्चे फ्रॉक्स दौड़ रहे थे, लेट्स कॉल अ फ्रॉगी रेस, और सिकी भी उसमें एक पार्टिसिपेंट है. सबको एक टारगेट दिया गया कि उनको एक टार के ऊपर पहुंचना था, टॉप ऑफ द हाई टार. ये इनका हाई जंप का वर्किंग था. सो जैसा हर स्पोर्ट्स में होता है, अ क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड. खूब सारे लोग आए, पेरेंट्स भी थे, फ्रेंड्स भी थे और सब चीयर कर रहे थे. रेडी, स्टेडी एंड गो. द स्टार्ट शॉट रैंग आउट एंड ऑल द फ्रॉगीज स्टार्टेड रनिंग. हमारे सिकी जी भी दौड़े, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं. और पेरेंट्स को तो सब भीड़ में क्या दिखता है? अपना बच्चा. फ्रेंड्स को भी अपना दोस्त. पर सबको लगा ये इतने छोटे छोटे फ्रॉगीज हैं, ये इतने ऊपर पहुंचेंगे कैसे? फिर भी सब चीयर कर रहे हैं, कम ऑन कम ऑन. बट उसमें से कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं, कईयों के हम कई बारी करते हैं ऐसे, ओह ये कैसे पहुंचेंगे, इट इज सो डिफिकल्ट, हो ही नहीं सकता, टार इतना ऊंचा है, हमारे बेबीज के लेग्स इतना छोटा है. एंड जैसे जैसे फ्रॉग्स चढ़ने लगे, कुछ चढ़े कुछ गिरे, कुछ चढ़े कुछ गिरे, एंड आ हो रहा था. हर तरफ से आवाजें आ रही, भी रहा था, भी हो रहा था. फ्रॉगीज भी रहे थे, कुछ थक गए, कुछ बैठ गए, बट वन kept going higher and higher and higher. He was not about giving up. At the end, everybody had given up except the one determined to reach the top. और वो थे हमारे सिकी. और जब पहले हमें सब कोई बोलता है नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करो, वैसा मत करो, ये हो जाएगा, सब हमें पहले डराते भी हैं कई बारी, बट और जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हर कोई हमारे पास इंटरव्यू लेने आना चाहता है और पूछना चाहता है हमारी सक्सेस का राज. So all participants naturally wanted to know कि ये कैसे किया. तो उन्होंने पूछा, अरे
आपकी इस सीक्रेट के पीछे, आपकी इस जीत के पीछे राज क्या है? व्हाट इज योर सीक्रेट? एंड फ्रॉगी उनको देख रहा है, और वो देख रहा है और उसने आंसर नहीं दिया, तो उन्होंने रियलाइज किया सिकी वॉज डेफ. इट इज नॉट दैट सिकी वॉज डेफ. यहाँ हमने क्या सीखा या क्या जाना? Don't listen to the people who are negative or pessimistic. They will deprive you of your loveliest dreams and wishes. Always stay positive. Most of all, turn a deaf ear when people tell you that you cannot achieve your dreams. Always believe you can make it. क्योंकि जो जीता वही सिकंदर. One pen, one book, one child, one teacher, one you can definitely change the world. और आपने किया भी है. Teach, encourage, instruct, mentor, praise, influence, guide, inspire. आपसे बहुत जरूरी है. Sorry. क्योंकि बच्चे भूल जाएंगे कि आपने, they may forget आपने क्या कहा, बट वो हमेशा याद रखेंगे आपने उन्हें कैसा फील करवाया. आपको कितना प्राउड फील होता है जब बच्चे पास आउट होके आपसे मिलने आते हैं, आपके एल्यूमनाई आपसे मिलने आते हैं. हाउ प्राउड एंड हैप्पी यू फील एट दैट टाइम. So the most basic of all human needs is the need to understand and be understood. So just be yourself. अपना रहे, उसे समझें, पहचानें. Because the highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence. कई बारी हम चाहते हैं कि हम बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, हम लिख नहीं पाते या हमें समझ नहीं आता क्या लिखें. तो मैंने ऐसे ही नेट पे अपने सेशन के लिए रिसर्च जब किया तो इन सब साइट्स ने मुझे हेल्प किया. मैंने कुछ वहां से एक्सर्प्ट्स उठाए, रिटन उठाया, या अपने भावों को मुझे एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ से बहुत हेल्प मिला. सो आई एम थैंकफुल टू ऑल दिस. तो अब आपने क्या करना है? आपने उठना है 2021. अभी नहीं उठना है, विनय जी जब परमिशन देंगे तब उठेंगे हम. सो हम आज लिखेंगे जरूर. और पता है अभी क्या होने वाला है कुछ लोगों के साथ? हम सोचेंगे, आहा कितना आचार्य जी ने इतना अच्छा बताया हमें, स्टोरीज भी ठीक थी, सो लेट्स गेट टू वर्क. बट टिंग टोंग एक आवाज आएगी, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी और आप वहीं बैठ जाएंगे, क्योंकि 2 घंटे से आपने मैसेजेस नहीं देखे हैं. जिनके स्क्रीन्स ऑफ है उनके बारे में मैं नहीं कह सकती. सो 30 मिनट्स लेटर भी आप यहाँ ना पाए जाएं और 2 घंटे बाद भी आप यहाँ ना हो. So thank you very much for making me a part of this. I am honored and privileged. Keep smiling, stay safe, stay healthy. हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. So I'll stop sharing the screen so that I can see you much better. I hope मैंने आपने जो अपना ये मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा दिया उसको मैं कुछ जस्टिफाई कर पाई. I'll be I'm very honored, privileged and glad. आप सबका बहुत थैंक यू. Over to Vinay ji. Thank you so much. Thank you नीरज जी एंड अनु जी का भी दिल्ली से, जिनके थ्रू मैं आपसे कनेक्ट हुई. So thank you so much. जी मैडम, बहुत धन्यवाद आपका. आपने पूरे का पूरा जो एक सिनेरियो बना दिया, तो इस पूरे एनुअल सेशन के दौरान जो लगा नहीं हम टीचर हैं, ऐसा लग रहा था कि हम स्टूडेंट होने के नाते बहुत कुछ सीखने को हमें मिल रहा है. रियली लग रहा है कि हमने बहुत देर कर दी आप तक पहुंचने में, परंतु ईश्वर की कृपा से जो लॉकडाउन का एक फायदा तो हुआ कि आप तक हम पहुंच पाए. और इतनी खूबसूरत बातें और इतनी बारीकियां जो टीचिंग स्किल्स के लिए, एक टीचर को और बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी होती हैं, वो आज हमें सीखने का अवसर आपने प्रदान किया. शब्दों में मैं धन्यवाद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि सही अर्थों में आपका धन्यवाद यही होगा कि हम उन स्किल्स को अपने जीवन में अडॉप्ट करें और अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाएं. मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा धन्यवाद आपका रहेगा रेणुका ठुकराल जी. परंतु एक निवेदन मैं जरूर करूंगा आपसे कि जब भी हमें बार ये अवसर मिल रहा है, तो हम आपका ये सुझाव, ये आपका आशीर्वाद और ये आपके विचार और ये मोटिवेशनल स्किल्स आपसे हम दोबारा लेना चाहेंगे. तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारा ये निवेदन स्वीकार करेंगे. रेणुका जी प्लीज. तो ये मेरा सौभाग्य होगा. थैंक यू सो मच. जी बहुत धन्यवाद. तो आप सभी ने 2 सेशंस देखे, अभी एक औपचारिकता बाकी है.
तो इस पूरे लॉकडाउन के दौरान हमने एक चीज महसूस की, हमने लोग बहुत कुछ सीखा है पूरे 4 महीनों के दौरान। और कई बार ये अनुभव भी सामने आए, चाहे कम समय के लिए हो, कि हमें स्ट्रेस हुआ कि ये कोविड-19 ने बहुत परेशान भी किया, और वैसे भी कुछ ऐसी चीजें थी जो हमें बहुत परेशान करती थी। तो सभी टीचर्स के लिए ये एक सुनहरी अवसर है कि कल हम अपने सेशंस के दौरान एक सेशन इसी पे लेके आ रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, हाउ वी कैन डू इट। और एक बहुत ही विश्व विख्यात जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ अपने विचार लेकर आएंगे और हमें सिखाएंगे कि कैसे हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव डावर जी से कि वो सभी महानुभाव का धन्यवाद करें। बहुत ही बढ़िया ढंग से ये जो विचार गोष्ठी चली है उसमें बहुत ही जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने भाग लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मैं निवेदन करता हूं प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव डावर जी से कि वो सभी महानुभाव का धन्यवाद करें। प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव डावर जी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के श्री चरणों में विराजमान सभी आर्य विभूतियां, आर्य शिक्षण संस्थान, उनके प्राध्यापकगण, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हमारे बीच बहुत सारे हमारे सहकर्मी मित्र, इस 4 दिवसीय टीचर ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस के प्रथम दिवस का आज अवसान होने जा रहा है। जैसा कि इसका मूल कथ्य रहा, शिक्षा से संस्कार, मैं सबसे पहले इस औपचारिकता में जो आज के हमारे प्रवक्ता रहे, जिन्होंने आज हमारे बीच प्रवचन प्रस्तुत किए, उनका धन्यवाद कर दूं। सर्वप्रथम आज हमने इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हमारे श्री सुदर्शन शर्मा जी के परम सानिध्य से, जो कि प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब हैं, जिनके आशीर्वचन, जिनका शुभ आशीष कुछ शब्दों में हमारे बीच में रहा, जिनकी वजह से हमने ये 4 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का हमें एक बल मिलेगा, उनके आशीर्वचनों से मैं सर्वप्रथम उनका धन्यवाद करता हूं। पुनः कुछ समय के लिए हमारे बीच में श्री विनय आर्य जी रहे, जो कि महामंत्री हैं आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के, जिन्होंने आज शिक्षा में संस्कारों की एक ब्रीफिंग करके हमें ये पुनर्पाठ करवाया, स्मरण करवाया कि इन 4 दिनों में हम क्या कुछ करने जा रहे हैं और मेरे प्राध्यापक साथियों को क्या करना है। मैं हृदय से उनका नमन भी करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। आज के हमारे पहले प्रवक्ता रहे आचार्य वागीश जी। ईश्वर की संकल्पना, ईश्वर की अवधारणा विभिन्न आर्य विद्वानों, विभिन्न दार्शनिकों, विभिन्न विचारकों के उदाहरणों के माध्यम से जो हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत की, वे अपने आप में एक चिंतन का विषय था, विचारणीय विषय था। मैं समझता हूं कि हमारे प्राध्यापक साथियों को एक बहुत बड़ी एनर्जी बूस्टिंग का जो विषय है वो उनके इस प्रवचनों से जरूर मिला होगा। मैं हृदय से आभार करता हूं आचार्य वागीश जी का। पुनः दूसरे प्रवक्ता के रूप में श्रीमती रेणुका ठकुराल जी, जिन्होंने टीचिंग स्किल्स के बारे में हमें छोटी छोटी कहानियां, छोटी छोटी उदाहरण देकर, छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन में घटित होती हैं, छोटी छोटी घटनाएं एक टीचर के जीवन में जो घटित होती हैं, चाहे वो स्कूल के हैं, चाहे वो कॉलेज के हैं, उन सब के माध्यम से जो हमारे सामने प्रस्तुत किया, वो अपने आप में एक अनूठा उदाहरण था। मैं उनका भी हृदय से नमन करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पुनः पर्दे के पीछे से जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं वो हैं सर्वप्रथम श्री प्रेम भारद्वाज जी, जो कि महामंत्री हैं आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के। मैं उनकी अनुमति के बिना, उनके आशीर्वचनों के बिना ये संभव नहीं हो सकता कि हम इस तरह के बड़े बड़े कार्यक्रम कर सकें। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही जो आर्य विद्या परिषद के पंजाब के रजिस्ट्रार हैं श्री अशोक परूथी जी, उनका भी मैं हृदय से नमन करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें ये अनुमति दी ताकि हम ये कॉन्फ्रेंस
करवाने में सफल हो सके। मेरे अपने कॉलेज के प्रधान श्री विनोद भारद्वाज जी, जो कि इसके प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं, हमारे मार्गदर्शक भी रहे हैं, जिन्होंने पिछले कई दिनों से समय समय पर एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुना, मनन किया, चिंतन किया और इस टेक्निकल जो हमारा सारा ये सत्र था उसमें छोटी छोटी बारीकियों को संवारा भी, संभाला भी और हमें मार्गदर्शित भी किया। मैं हृदय से उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, मेरी प्रबंध करती समिति के सभी सदस्य और आपके सामने जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में मेरे परम मित्र, मेरे सहकर्मी मित्र डॉक्टर विनय सोफत, जिन्होंने इस सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, और उनके साथ मेरे कंप्यूटर डिपार्टमेंट की सारी टीम, मिस्टर नरेश कुमार और अन्य मेरे सारे साथी, मैं आप सबका और इन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और सभी आर्य शिक्षण संस्थाओं के मेरे सहकर्मी मित्र और सभी अन्य शिक्षण संस्थाओं से जो हमारे साथ जुड़े हैं, इस 4 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के प्रथम दिवस की इस अवसान पर मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप सब इस कोविड की महामारी के समय में अपने आप को बचा कर रखें, स्वस्थ रहें, आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए एक बार पुनः आप सबको नमन करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम सुबह 10:30 पे फिर ज्वाइन करेंगे 2 सेशंस के साथ। एक तो जो ईश्वर का कंसेप्ट है उसी को आगे बढ़ाएंगे और दूसरा कल हम स्ट्रेस मैनेजमेंट और इन टीचिंग प्रोफेशन पर्टिकुलरली इस विषय के ऊपर बातचीत करेंगे। उसके लिए हमारे बीच में होंगे डॉक्टर वगीश आचार्य जी और साथ में डॉक्टर राकेश आर्य जी, और उन सभी महानुभावों से हम उनका विचार सुनकर लाभान्वित होंगे। तो सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कल 10:30 पे हम फिर से ज्वाइन करेंगे और 11 से हमारा जो सेशन है वो बिल्कुल वैसे ही शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।